गुड मॉर्निंग। अरे भाई फिर से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग। एक बार वो मॉर्निंग सही नहीं थी। वो मॉर्निंग ठीक नहीं निकली तो एक बार दोबारा गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। अब यार वो अब आ गए पुरानी जगह पर, अपनी पुरानी जगह पर आ गए हैं। अब मेरे ख्याल से तुम भी महसूस कर रहे होगे ये वही पुरानी जगह है जहां पर हम लोग क्लास करते हैं। लेकिन ये कि ठीक है, वो थोड़ा सा इशू था, कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले आ गया। कोई बात नहीं, हम इस क्लास को दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारी चीजें जो की थी दोबारा की करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट क्लास में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो जो चीज समझ में आ रही है वो ये है कि हम लोग क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और क्रिटिकल कांस्टेंट्स में जो लास्ट क्लास में डिस्कशन हुई थी, हाँ भाई गुड मॉर्निंग हो गई यार, ये सही है। मतलब ऐसे समझ लेते हैं जैसे लाइफ के पिछले 15 मिनट हटा देते हैं, 15-20 मिनट कुछ नहीं हुआ ऐसे भूल जाते हैं, है ना। तो अब फिर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में बात कर रहे थे और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि भाई मेरे पास जो इक्वेशन होगी, जो हम लोगों ने ये तय किया था कि मेरे पास जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह का सिचुएशन था जिसमें आपने एक कर्व बनाया था और आपने बताया था कि ये मेरा प्रेशर है और ये मेरा वॉल्यूम है। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि भाई जब आप प्रेशर वॉल्यूम का कर्व बनाते हैं किसी भी रियल सिस्टम के लिए तो वो पक्का कुछ ऐसा निकल के आता है जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो एक ऐसा कर्व बनेगा जो हमें बॉयल साहब ने बताया था। उसका रीजन है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर गैस का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता। यानी जैसे जैसे आप इस टेंपरेचर पर गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे, आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम हो रहा है, एक पॉइंट ऐसा आएगा गैस लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देगी और उस लिक्विफिकेशन की वजह से उसके प्रेशर में, उसके वॉल्यूम में बहुत ज्यादा ड्रॉप आएगा क्योंकि वॉल्यूम एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम तेजी से गिरने लगेगा। यानी ये प्रेशर में इतना चेंज नहीं आ रहा है लेकिन वॉल्यूम में बहुत चेंज आएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सारी की सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और अब आप अगर उसका प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसके वॉल्यूम में कोई खास चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होंगे। इसी तरह से आप कोई और टेंपरेचर लेते थे, उसमें भी आप यही बात करते थे, किसी और टेंपरेचर पर भी मुझे यही चीज दिखाई देगी जिसमें आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपने टेंपरेचर इंक्रीज किया, अगर आपने गैस का टेंपरेचर बढ़ाया तो ऐसे में मेरा जो फाइनली अब जब आप टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस, इस बार जो नया लिक्विफिकेशन प्रेशर निकल के आएगा वो ये वाला प्रेशर निकल के आएगा। एक टाइम लेकिन ऐसा आएगा जो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर रहे थे, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप गैस का टेंपरेचर इतना बढ़ा देंगे कि उसके बाद अगर अब आपने टेंपरेचर बढ़ाया तो गैस लिक्विफाइड नहीं हो सकती। ये सिचुएशन थी। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं ये बोल दूं कि गैस एक ऐसे टेंपरेचर पर पहुंच चुकी है जिसके ऊपर अगर वो चली गई तो वो लिक्विफाइड नहीं हो सकती, वो टेंपरेचर मेरा क्रिटिकल टेंपरेचर होगा। इस टेंपरेचर पर गैस को जो भी प्रेशर दिया जाएगा लिक्विफाई करने के लिए वो पीसी होगा और इस पीसी और टीसी पर गैस का जो भी वॉल्यूम होगा वो मेरा वीसी होगा। यानी मैं ये कल की क्लास में डिस्कस कर चुका हूं जिसके बारे में मैं फटाफट दोबारा लिखूंगा, एंड दैट इज व्हाट इज टीसी। टीसी के बारे में हमारी बात हो चुकी है, हम फट से टीसी लिखते हैं, above which a gas cannot be liquefied, above which a gas कैन नॉट बी लिक्विफाइड। यानी ये मेरा टीसी होगा जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की थी। चलिए ठीक है, दूसरी बात करते हैं, व्हाट इज पीसी। पीसी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैंने कहा भाई पीसी भी बड़ा सीधा है। अगर आप प्रेशर की बात करते हैं तो पीसी को भी डिफाइन कर सकते हैं। वो मिनिमम प्रेशर जो आप अप्लाई करेंगे, मिनिमम प्रेशर अप्लाइड टू स्टार्ट लिक्विफिकेशन, टू स्टार्ट liquefaction of a gas at TC। यानी टीसी पर वो मिनिमम प्रेशर जो गैस को लिक्विफाई करना स्टार्ट कर देगा, दैट इज क्रिटिकल प्रेशर। और फिर क्रिटिकल वॉल्यूम को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था? क्रिटिकल वॉल्यूम जो होगा ये वो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट पीसी एंड टीसी। यानी पीसी और टीसी पर गैस का जो भी वॉल्यूम होगा वो मेरा क्रिटिकल वॉल्यूम के नाम से जाना जाएगा। मुझे ये तीनों इक्वेशंस, तीनों फॉर्मूला डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब काम की बात करते हैं। सर ठीक है, मुझे रफली ये बात समझ में आ गई कि क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस कर्व का अकेला ऐसा पॉइंट होगा। आप कोई भी पीवी कर्व बनाइए, यह अकेला एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें कर्व का स्लोप 0 होगा। यानी सबसे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और आप ये समझ लीजिए कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे वो एडवांस का लेवल हो चाहे वो मेंस का लेवल हो, आपसे ये छोटी इंफॉर्मेशन पर सवाल जरूर मांगेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस इन द स्लोप ऑफ क्रिटिकल पॉइंट एंड ऑल अदर पॉइंट्स इन द पीवी कर्व।
आप समझिए, पीवी कर्व में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हो सकता है मेरा डायग्राम बहुत अच्छा ना बना हो, लेकिन पीवी कर्व में कोई भी आप ऐसा पॉइंट ले लीजिए। क्या करूं? पीछे पीछे टीवी 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 दवाई स्टॉप कर दीजिए। मैथ 3 कंजुगेशन पर 3 करिए करिए सिलेक्ट नहीं सब सब 3 3 करिए करिए 3 करिए 3 3 नॉट 3 सिलेक्ट कैटेगरी जे सबसे ऊपर सिलेक्ट बैच नीचे सबसे नीचे आइए सबसे नीचे स्क्रॉल करिए आइए नीचे नीचे नहीं हाँ करिए करिए नहीं ये 223 है, 24 कौन सा है ये? सर यही ना हो गया। हाँ भाई जादू था, जादू जादू। हाँ तो मैं ये कह रहा था, हाँ, मेरी आवाज आ रही है भाई सबको? आप नहीं, ग्लिच नहीं है, ग्लिच नहीं है, ग्लिच नहीं है, ग्लिच नहीं है, थोड़ा सा थोड़ा सा गड़बड़ था, थोड़ा सा गड़बड़ था। अब थोड़ी सी गड़बड़ थी और फिर सही हो गई, सही हो गई है, इस बार सही हो गई। समझा करो यार, अब इतने सारे बच्चे रहते हैं, कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, अब गड़बड़ नहीं होगी। पक्का पक्का नहीं, सिग्नल आ गया भाई, सिग्नल आ गया। अब ठीक है, हाँ चलिए काम की बात करते हैं। यानी मैं ये कह रहा हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वो स्लोप जहां पर, ये अकेला वो पॉइंट है जहां पर इस पीवी कर्व का स्लोप 0 है। बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे, पता नहीं मैंने डायग्राम सही बनाया है कि नहीं, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो, कहीं ना कहीं हो सकता है गड़बड़ हुई हो। किसी भी पॉइंट को आप आंख बंद करके टच कर लीजिए, स्लोप नेगेटिव होगा। आप काम की बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप, इसको मैं बहुत खूबसूरत बात के फॉर्म में लिखूंगा, स्लोप ऑफ दिस पीवी कर्व फॉर a real gas at different temperatures is always negative, except at, ये देखिए काम की बात, except at critical point where slope is 0। ये इतनी खूबसूरत बात है जिसको आप समझ भी नहीं पाएंगे। आप ये मान लीजिए, ये आपके इम्तिहान में आने वाला एक सवाल है जो आपको दिखा दिया गया है। आप समझ लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और मेरे हिसाब से तो इसको बहुत बड़ा केबी की कैटेगरी में डालना चाहिए। यानी क्या बात बोलना चाह रहे हैं, बात सिर्फ इतनी बात बोली जा रही है कि जो भी आपका पीवी कर्व होगा, आप समझिए, जो भी आपने इक्वेशन बनाई है, अगर मैं उस इक्वेशन की बात करूं तो इस इक्वेशन में जो ये भी आपने पीवी कर्व बनाया है, इस पीवी कर्व का कोई भी पॉइंट ले लीजिए। हो सकता है कर्व सही ना बना हो सकता है मेरा वो स्लोप नेगेटिव ना आ रहा हो या 0 हो जाए, लेकिन आप आंख बंद करके कोई भी पॉइंट कर लीजिए। ये मैंने पेन पकड़ा और आंख बंद करके यहां प्लॉट मार दिया। आप किसी पॉइंट को पकड़ लीजिए, स्लोप आपका निगेटिव निकल के आएगा, एक्सेप्ट विच पॉइंट, एक्सेप्ट दिस क्रिटिकल पॉइंट। सो दिस इज द पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यानी टेक्निकली अगर देखा जाए तो पीवी कर्व का स्लोप जहां 0 हो जाएगा वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा, और अगर थ्योरेटिकली समझा जाए तो थ्योरेटिकली क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट माना जाएगा जहां पर गैसियस फेज और लिक्विड फेज की फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होगा। उस पॉइंट के ऊपर अगर आप गैस के टेम्परेचर को रखते हैं, या उस टेम्परेचर के ऊपर अगर आप गैस के टेम्परेचर को रखते हैं, तो गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर है सब लोगों को? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ये यानी बहुत क्लियर है, सब कुछ बहुत आसान है। यानी यहां पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने क्रिटिकल पॉइंट डिफाइन कर दिया है। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर गैस का कर्व, जहां पर पीवी कर्व का स्लोप वो 0 आएगा। यानी फाइनली अगर आप कंक्लूड करना चाहते हैं तो मैं क्रिटिकल पॉइंट को एक बार कंक्लूड कर लेता हूं। क्रिटिकल पॉइंट हम लोगों के हिसाब से अब क्या बन गया? क्रिटिकल पॉइंट हम लोगों के हिसाब से एक ऐसा पॉइंट बन गया जिसमें कर्व का स्लोप दैट इज dp by dv at this critical point should be 0, और साथ ही साथ
double derivative d2p by dv2 at this critical point is should be equal to 0। अच्छा चलिए अब इस बात को भूल जाते हैं, दूसरी बात करते हैं। अब ये बताइए सर, ये जो क्रिटिकल कांस्टेंट्स आपने डिफाइन किए पीसी वीसी टीसी, इनको निकाला कैसे जाता? तो हम डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। निकालने का तरीका यह है कि आपके पास जो वैंडरवॉल इक्वेशन है उस इक्वेशन को एक बार लिखते हैं। वैंडरवॉल इक्वेशन थी P प्लस ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब अगर मैं इस वैंडरवॉल इक्वेशन को देखूं तो देखने से नहीं लग रहा, बट इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन वीएम। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस पूरी वैंडरवॉल इक्वेशन को सही से लिखूं तो इट विल बी पी वी एम माइनस पी बी प्लस ए बाई वी एम माइनस ए बी बाई वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। अब अगर मैं सही से क्रॉस वीएम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं तो इट विल बी पी वी एम स्क्वायर, सॉरी पी वी एम क्यूब माइनस पीबी वीएम स्क्वायर प्लस ए वीएम माइनस ए बी इज इक्वल टू आर टी वीएम स्क्वायर। सर ये इक्वेशन आपकी बनेगी, पूरी इक्वेशन को पी से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गई मेरी क्यूबिक इक्वेशन, वीएम क्यूब माइनस बी वीएम स्क्वायर प्लस ए वीएम बाय पी माइनस ए बी बाय पी इज इक्वल टू आर टी बाय पी इंटू वीएम स्क्वायर। यानी अल्टीमेटली जो अपनी इक्वेशन हमें समझ में आ रही है, अगर और थोड़ा सा लिख दें तो यह आ जाएगा वीएम क्यूब माइनस वीएम स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा बी भी आ जाएगा और साथ में ये वाला टर्म आर टी बाई पी आ जाएगा, फिर आ जाएगा वीएम का टर्म दैट इज ए वीएम बाय पी और फिर आ जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म ए बी बाय पी एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन होगी जो कि एक क्यूबिक इक्वेशन होगी। अगर आप ध्यान से देख पाए सर, वीएम का क्यूबिक ये बना, वीएम का स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां आ गया, वीएम का कोफिशिएंट ये आ गया और ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया। अब ये जो चीज तुमने बनाई है ये सिर्फ एक जनरल एक्सप्रेशन बनाया है, आपने एक जनरल एक्सप्रेशन बनाया है जो कि ये कहता है कि मेरी जो इक्वेशन तैयार हो रही है, एक जनरल टर्म है जो मेरी इक्वेशन तैयार हो रही है वो ये है कि मेरा एक क्यूबिक इक्वेशन वैंडरवॉल इक्वेशन है जिसमें वीएम के 3 रूट्स निकल के आने चाहिए। ठीक, अब क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होना चाहिए? एट क्रिटिकल पॉइंट, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट को डिफाइन करूं तो क्या होगा? एट क्रिटिकल पॉइंट P की जो वैल्यू है वो PC के बराबर होनी चाहिए और T की वैल्यू TC के बराबर होनी चाहिए। तो मैंने अपनी इसी वैंडरवॉल इक्वेशन को क्रिटिकल पॉइंट पर कैसे ऑब्जर्व किया? वीएम क्यूब माइनस वीएम स्क्वायर, अंदर क्या बचा? अंदर बचा B प्लस आर, T की जगह TC आ जाएगा, P की जगह PC आ जाएगा, बहुत बढ़िया। इधर आ जाएगा प्लस AVM, नीचे आ जाएगा P की जगह PC एंड दैट इज माइनस AB बाय PC शुड बी इक्वल टू 0। यानी मेरी जो वैंडरवॉल इक्वेशन है वो ये, एट क्रिटिकल पॉइंट मेरे हिसाब से वैंडरवॉल इक्वेशन ये होनी चाहिए। ये समझ में आ गया? सबको ये समझ में आ गया? यानी मेरे हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट पर ये क्यूबिक इक्वेशन है एंड दैट इज माय वैंडरवॉल इक्वेशन। लेकिन एक और दिमाग लगा सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें इस क्यूबिक इक्वेशन के तीनों रूट्स बराबर होने चाहिए और वो तीनों रूट्स कोइंसाइड करने चाहिए एक पॉइंट पर, और वो कोइंसाइड करते हैं जिस पॉइंट पर दैट वाज वीसी। यानी वीएम के जो तीनों रूट्स हैं कोइंसाइड करके वो वीसी के बराबर होंगे। और तुम सब पढ़े लिखे हो, किसी क्यूबिक इक्वेशन के अगर तीनों रूट्स कोइंसाइड कर रहे हैं तो वो क्यूबिक इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देगी, वीएम माइनस वीसी का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। समझिए बात, एट क्रिटिकल पॉइंट ऑल 3 roots of VM must be equal to VC। यानी क्रिटिकल पॉइंट पर तीनों रूट्स VC के बराबर होने चाहिए। सो दिस शुड बी माय वैंडरवॉल इक्वेशन एट क्रिटिकल पॉइंट। सो अल्टीमेटली द इक्वेशन इज VM क्यूब माइनस VC क्यूब माइनस 3VM VC, VM माइनस VC इज इक्वल टू 0। ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, अगर आप इस क्यूबिक इक्वेशन को थोड़ा सा और सही से लिखें तो यह आ जाएगा वीएम क्यूब माइनस, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी माइनस 3VM स्क्वायर VC प्लस 3VM VC स्क्वायर माइनस VC क्यूब इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन आपने बनाई थी जो क्रिटिकल पॉइंट पर बनी थी वो ये थी। क्लियर है? अच्छा, मैंने जो वीएम की क्यूबिक इक्वेशन क्रिटिकल पॉइंट पे बनाई है वो ये है, ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन है। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वेशन सिमिलर होनी चाहिए ना यार। आप समझिए, ये भी आपकी वैंडरवॉल इक्वेशन है क्रिटिकल पॉइंट पर,
और क्रिटिकल पॉइंट पर वैंडर वॉल इक्वेशन ना बनाकर मैंने क्या बनाया कि वीएम के तीनों रूट्स बराबर होने चाहिए, सो दिस शुड बी अ इक्वेशन, सो दे बोथ शुड बी सेम, ये दोनों इक्वेशन सिमिलर होनी चाहिए। तो अगर मैं वीएम क्यूब के कोफिशिएंट्स को या वीएम स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को आपस में कंपेयर करूं, तो अब आप कैलकुलेट करके देखिए और मुझे जल्दी से बताइए, क्या तुम देख पा रहे हो कि यहां से वीसी पीसी टीसी की वैल्यूज ए और बी के टर्म्स में निकाली जा सकती हैं? तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके मुझे पता चल जाता है, यानी अगर मैं कंपेयर करूं, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस, अगर दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो क्या होगा सर, वीसी की वैल्यू 3b के बराबर निकल के आएगी। आप कंपेयर करिए, पीसी की वैल्यू a/27b स्क्वायर के बराबर निकल के आएगी, और आप कंपेयर करिए टीसी की वैल्यू 8a/27 आरबी के बराबर निकल के आएगी। और ये बिल्कुल कंपेयर किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इन दोनों को कंपेयर करके आंसर नहीं निकाल सकते। एक बार जल्दी से बताएं, क्या ये कंपेयर कर सकते हैं? जल्दी से चेक करो, ये आ सकता है। मतलब आज शायद बहुत सारे बच्चों को पहली बार ये बात पता चली होगी कि ये वीसी पीसी टीसी आते कहां से हैं। मेरे पास तो और भी एक तरीका है पीसी वीसी टीसी निकालने का, और वो तरीका बहुत क्लियर है सर। आपके पास वैंडर वॉल इक्वेशन है, आप एक बार डीपी बाई डीवी इक्वल टू 0 रख दीजिएगा और एक बार d2p बाई dv2 को 0 रख दीजिएगा, आप फिर पीसी वीसी टीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे पास ये दो तरीके होंगे, मैं आसानी से काम कर सकता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी मेरा जो पहला तरीका है वो क्या है कि भाई मैंने अपनी वैंडर वॉल इक्वेशन लिखी और उसको टीसी पीसी पर पुट कर दिया, तो मेरी वैंडर वॉल इक्वेशन एक बड़ी सी तैयार हो गई। फिर मुझको किसी ने बोला कि क्रिटिकल पॉइंट पर जो वीएम होता है उसके 3 रूट्स होते हैं और वो तीनों वीसी के बराबर होते हैं, तो मैंने वीएम माइनस वीसी का होल क्यूब इज इक्वल टू 0 कर दिया। वो एक इक्वेशन तैयार हुई वीएम की क्यूबिक, और साथ में वैंडर वॉल इक्वेशन जो मैंने वीएम की क्यूबिक बनाई, दोनों को आपस में कंपेयर किया बिकॉज दे शुड बी सेम। अब जब दोनों को आपस में कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि जो मेरा फाइनल आंसर निकल के आया वो फाइनल आंसर वीसी की वैल्यू, पीसी की वैल्यू और टीसी की वैल्यू फाइनली ये निकल के आने वाली है, अगर मैं इन क्यूबिक इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करने वाला हूं तो। बताओ ये बात समझ में आई? कुछ समझ में आया? सब लोगों को क्या ये बात समझ में आ गई? यानी मुझे एक्चुअली ये तीनों फॉर्म्स, ये तीनों पीसीवीसी टीसी की वैल्यूज याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे ये तीनों वैल्यूज ध्यान रखनी पड़ेंगी, जिसमें वीसी भी है, पीसी भी है और टीसी भी है, और ए और बी कांस्टेंट्स की मदद से आप पीसीवीसी टीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत बात की बात कर रहे हैं। वो क्या है? वो ये कह रहा है कि आप इन तीनों को देख पा रहे हैं, ठीक? आप ये बताइए, अगर मुझसे कोई ये कहे कि मुझे ए और बी कांस्टेंट्स कैलकुलेट करने, एक बार सोच के देखना जरा कि अगर मुझे ए और बी कांस्टेंट्स कैलकुलेट करने, तो मुझे पीसी बीसी टीसी में से किसकी वैल्यू आपको देनी पड़ेगी? क्या तीनों की देनी पड़ेगी, या कोई दो वैल्यूज देनी पड़ेंगी, या किसी एक वैल्यू से भी आप ए और बी दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या तुम्हारा क्या नजरिया है? मेरे पास पीसी का एक्सप्रेशन है, वीसी का एक्सप्रेशन है, टीसी का एक्सप्रेशन है। क्या आप ये बता सकते हैं कि इन तीनों पीसी वीसी टीसी में से आपको मैं कौन सी वैल्यूज दूं जिससे आप ए और बी कांस्टेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं? बताइए, सोच के जवाब दीजिए। मैं बताता हूं सर, कोई भी दो दे दीजिए। और समझो बात को, मैं बताना क्या चाह रहा हूं। कोई भी दो दे दीजिए सर, उनमें से मैं पीसी और वीसी कोई भी दो दे दीजिए, मैं आसानी से आपको ए और बी कांस्टेंट्स कैलकुलेट करके दिखा सकता हूं। आप समझिए, जैसे मान लीजिए वीसी दे दिया, तो अगर वीसी दे दिया तो बी आ जाएगा, और इसके अलावा कुछ भी दे दोगे, पीसी दे दो या टीसी दे दो, तो मैं ए निकाल लूंगा। यानी ए और बी कांस्टेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं कोई भी पीसी वीसी टीसी में से दो वैल्यूज ले सकता हूं। ठीक है, ये हो गई सीधी सीधी बातें। अब आते हैं अकल की बात करते हैं ना। सर कोई भी दो नहीं सर, खास तौर पर पीसी और टीसी दीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं मास्टर जी? वीसी देना तो सबसे जरूरी है, क्योंकि वीसी देते ही भी आ जाएगा। सर आप अननेसेसरी मेहनत करवाएंगे, आप इन दोनों की वैल्यूज देंगे तो मुझे मेहनत करेगी लगेगी ए निकालने में, बी निकालने में। निकाल तो मैं लूंगा, लेकिन बेहतर है कि आप मुझे वीसी जरूर दीजिए ताकि एक बार में भी आ जाए। इसमें क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि अगर मुझे कभी भी ए और बी कांस्टेंट्स कैलकुलेट करने होंगे तो मैं कोशिश करता हूं, अगर हो सके तो मैं पीसी और टीसी का ही इस्तेमाल करूं। समझे बात को? यानी मैं ये बात बताना चाह रहा हूं, और ये सब लोग खूबसूरत बात के फॉर्म में इसको फिर से जरूर याद रखेंगे कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो पीसी, टीसी और वीसी, मैं इन दोनों लोगों को यूज करके भी ए और बी कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही है। क्या मैं इन दोनों लोगों को यूज करके ए और बी कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूं।
क्या मैं इन दोनों को यूज करके भी ए और बी कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकता हूं। मैं कहीं से भी किन्हीं भी दो को यूज करके ए और बी कांस्टेंट्स निकाल सकता हूं, ठीक। लेकिन बेहतर यह है कि अगर आपको पीसी वीसी टीसी तीनों गिवन हो तो बेहतर यह है कि आप पीसी टीसी का इस्तेमाल करें, वीसी का इस्तेमाल न करें। उसका रीजन यह है कि जो पीसी और टीसी है वो आप मैथमेटिकली मैकेनिकली ऑब्जर्व करते हैं। टेम्परेचर इज, कौन नापता है सर? टेम्परेचर नापा जाता है थर्मामीटर से। प्रेशर कौन लगाता है सर? प्रेशर वो मशीन से, हम हाथ से थोड़ी ना सर 100 ATM का प्रेशर लगा देंगे। यानी सर प्रेशर जो होगा या टेम्परेचर होगा ये मैनुअल नहीं, लेकिन जो वॉल्यूम ऑब्जर्व किया जाता है वो मैनुअल होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ सर? वॉल्यूम के मेजरमेंट में गलती हो सकती है लेकिन पीसीटीसी की कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होगी। इसलिए बेहतर क्या है कि जब कभी भी आपको पीसी वीसी टीसी तीनों दिए जाएं तो बेहतर है कि आप पीसीटीसी का इस्तेमाल करके ए बी का कैलकुलेशन करें, न कि वीसी का इस्तेमाल करके। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? यानी इफ वी आर प्रोवाइडेड विद पीसी वीसी and TC, then to calculate A and B constants, use PC and TC। इस बात को सब लोग नोट करें और इसको बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। उसका रीजन मैंने तुम्हें बताया। रीजन यही है कि आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं या जो आप पीसी वीसी टीसी देख रहे हैं उसमें पीसी और टीसी तो मैकेनिकली मिल जाते हैं लेकिन वीसी इज ऑब्जर्व वैल्यू एंड दैट ऑब्जर्वेशन में भी रॉन्ग। मतलब आपने गलत ऑब्जर्व करा तो हो सकता है उस ऑब्जर्वेशन की वजह से आंसर गलत आए। तो वीसी से जो बी आता है और जो पीसी टीसी से बी आएगा उनमें जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कभी, लेकिन अब मान लीजिए सर ये बताइए अगर सवाल में से वीसी दे रखा है और आपसे बी निकलवा रहा है तब मजबूरी है, आप समझिए तब मजबूरी है कि अगर सिर्फ वीसी दे रखा है और तब वो बी निकलवा रहा है तो सर वीसी इज इक्वल टू 3b करके मैं बी निकाल दूंगा क्योंकि मुझे पीसी टीसी गिवन ही नहीं है। यानी जिस सवाल में उसने तीनों वैल्यूज दे रखी हैं और अब आपसे कह रहा है कि मुझे बी की वैल्यू बताओ तो दैट इज ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि आप इस बात का ध्यान दें, अगर एडवांस लेवल पर यह इंफॉर्मेशन आती है तो पक्का आंसर गलत निकल के आएगा। अगर उसने वीसी से बी निकाल के दे दिया आंसर पीसी टीसी से निकाला जाएगा। आप इन दोनों को सॉल्व करके बी और ए कैलकुलेट करिएगा, न कि वीसी को यूज करके। हाँ, मजबूरी एक अलग चीज है। मजबूरी क्या है? मजबूरी है कि सर सवाल में वीसी दे रखा है और वो पूछ रहा बी निकालो, तो ऐसे में आप मजबूर हैं वीसी को 3b से इक्वेट करके आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट इफ वी आर प्रोवाइडेड दीज थ्री वैल्यूज पीसी वीसी टीसी देन यूज पीसी एंड टीसी। आपको वीसी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से जो भी आंसर निकल के आएगा उस आंसर में पक्का गलती देखने को मिलेगी। क्लियर है? क्या ये वाली बात समझ में आ रही? क्या ये बात सब लोगों के समझ में आ गई? शाबाश। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमें इस चीज का जरूर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्रिटिकल कांस्टेंट्स के बारे में जो डिस्कशन करना था वो डिस्कशन कर लिया। क्रिटिकल कांस्टेंट्स पीसी वीसी टीसी हैं जिनको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेट करने के तरीके तुम्हें बता दिए। इनफैक्ट दो तरीके हैं, एक डीपी बाई डीवी इक्वल टू 0 रख दिया जाए, एक d2p बाई dvt को 0 रख दिया जाए उस वैंडरवॉल इक्वेशन में, तो भी आप क्रिटिकल कांस्टेंट्स निकाल सकते हैं। और दूसरा, क्रिटिकल कांस्टेंट्स पर क्रिटिकल पॉइंट पर आपने वैंडरवॉल इक्वेशन तैयार की और आपने एक इंफॉर्मेशन ये ले ली कि क्रिटिकल पॉइंट पर वीएम के तीनों रूट्स बराबर होते हैं। तो आपने दोनों क्यूबिक इक्वेशंस को, वीएम की क्यूबिक इक्वेशंस को कंपेयर करके आपने पीसी वीसी टीसी की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली और वो बहुत आसानी से कैलकुलेट। फिर इनके बाद इंफॉर्मेशन क्या मिली? उसके बाद ये इंफॉर्मेशन मिली कि अगर आपको किसी सवाल में तीनों वैल्यूज गिवन हो क्रिटिकल कांस्टेंट्स की तो आप ए और बी कांस्टेंट्स निकाल सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से तुम्हें क्या बात बोली है कि अगर मुझे ए और बी कांस्टेंट्स किसी भी रियल गैस के लिए निकालने हो तो आप कोशिश करिएगा पीसी टीसी का इस्तेमाल करने की, न कि वीसी की। मजबूरी हो तो अलग बात है, अदरवाइज पीसी टीसी को ही इस्तेमाल करके ए और बी निकालना समझदारी लगती है। क्लियर? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये सवाल आ गया। अब इस सवाल को देख के एकदम साफ समझ में आ रहा है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इस सवाल में कोई ड्रामा नहीं कर सकते क्योंकि इस सवाल में बड़ी सीधी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मुझे एक गैस की क्रिटिकल डेंसिटी दे रखी है।
यानी मुझे एक गैस की क्रिटिकल डेंसिटी प्रोवाइड की गई। चलिए ठीक है सर, कौन सी गैस है? CO2, और क्रिटिकल डेंसिटी कितनी दे रखी है? 0.4। तो एक चीज क्लियर है कि अगर मुझे क्रिटिकल डेंसिटी प्रोवाइड की गई है तो इट शुड बी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ द गैस। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं, क्रिटिकल डेंसिटी की बात करूं, तो जो कि 0.44 दे रखी है और CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है, तो क्रिटिकल वॉल्यूम अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो 100 cc आए। क्लियर है? यानी क्रिटिकल वॉल्यूम आपने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया और फिर तो बात ही खत्म हो गई। सर VC आ गया, अब आप कुछ कर नहीं सकते, तो VC से B निकाल लीजिएगा। अब आप VC से B निकालिए, क्योंकि मुझे निकालना क्या है? रेडियस। और तुम सब जानते हो कि B वैल्यू आते ही रेडियस तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि B की वैल्यू में रेडियस का टर्म आता है, तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा। B कितना आ जाएगा? सर VC जो होता है वो 3B के बराबर होता है। अगर VC 3B के बराबर है तो इसका मतलब यह हुआ कि दिस B मस्ट बी इक्वल टू VC बाय 3 एंड दैट इज 100/3। यानी B की वैल्यू 100/3 आ रही है। अब बताइए क्या करना है? सर अब और ये आसानी से ये काम किया जा सकता है, क्योंकि B दुनिया जानती है वो 4 × 4/3 पाई R क्यूब के बराबर होता है इंटू Na। दिस इज B। याद है ये वाली बात? B क्या है? एक मोल मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का 4 गुना। एक मोल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई R क्यूब इंटू Na। उसका 4 टाइम्स ये होगा, और वो किसके बराबर है? B के बराबर। सर B की वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं, R की वैल्यू निकाल लीजिए। सॉल्व हो गया, खत्म हो गया खेल। यानी 100/3 दिस इज इक्वल टू 16 पाई R क्यूब इंटू Na डिवाइडेड बाय 3। सर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहां से आसानी से आप CO2 मॉलिक्यूल की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो आ जाएगा 100/16। और क्या क्या टर्म आएंगे भाई? पाई नीचे आ जाएगा, और क्या क्या टर्म आएगा? 100/16, और Na का भी टर्म आएगा, और Na का टर्म भी नीचे आ जाएगा। और इन सब का मुझे लगता है कि आपको क्यूब रूट लेना पड़ेगा, एंड दिस शुड बी द आंसर। एक बार चेक कर लो जरा, 100/16 पाई Na बिल्कुल सही है। इसका क्यूब रूट लेकर इसका आंसर कैलकुलेट किया जा सकता है, और बहुत बढ़िया सीधा सवाल, समझिए बात। हाँ, इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे, समझो बात को, थोड़ा बहुत -+25, मतलब सर आपने कुछ काट पीट के सॉल्व कर लिया, लेकिन बहुत आसानी से ये कैलकुलेट किया जा सकता है, और इस चीज का सब लोग ध्यान देंगे। मतलब अब आप इसको समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई यहां पर मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, मुझे एक चीज समझ में आती है कि मुझे क्रिटिकल डेंसिटी मिली, तो क्रिटिकल डेंसिटी से मैं फौरन कैलकुलेट क्या कर लूंगा? क्रिटिकल वॉल्यूम। और क्रिटिकल वॉल्यूम से मुझे B मिल जाएगा, और B को 4 × 4/3 पाई R क्यूब से इक्वेट करके R कैलकुलेट कर लूंगा। उल्टा भी हो सकता था। उल्टा क्या है? सर CO2 की रेडियस दे रखी है, अब आप बताइए B की वैल्यू, क्रिटिकल वॉल्यूम कितना होगा या क्रिटिकल डेंसिटी कितनी होगी? इसको उल्टा बना सकते हैं। चलो उल्टा कर लेते हैं, उल्टा सवाल कर लेते हैं फटाक से एक बार। वो क्या है? इसको एक बार उल्टा ट्रेस करके देखना भाई सब लोग। क्या? इफ द रेडियस ऑफ CO2 मॉलिक्यूल इज 100 डिवाइडेड बाय, नहीं क्या था हमारा, 100 डिवाइडेड बाय 16 पाई Na का क्यूब रूट सेंटीमीटर। If the radius of a CO2 molecule is this much centimeter, then find out the critical density of CO2. Critical density of CO2 gas. अब ये सवाल बन गया स्टंप पर, क्योंकि अब ये सवाल स्टंप पर है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को गलत करके आएंगे, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होगा कि ये किया कैसे जाता है। वो हो सकता है क्रिटिकल डेंसिटी, वो हो सकता है कि इस वॉल्यूम को यूज कर लें, वो हो सकता है बॉल की रेडियस से B की वैल्यू निकाल लें। यानी सवाल का जो तरीका होना चाहिए वो क्या तरीका होना चाहिए? सवाल का तरीका होना चाहिए कि आप B की वैल्यू सबसे पहले निकालें, और B क्या निकल के आएगा? 4 × 4/3 पाई R क्यूब इंटू Na। R की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस विल बी 4 × 4/3 पाई। R कितना आ जाएगा भाई? R क्यूब हो जाएगा 100/16 पाई Na इंटू Na। इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या आ जाएगा। सर देखिए बिल्कुल साफ दिखाई देता है, 16 तो ये कैंसिल हो गया, सर Na से Na कैंसिल हो गया, तो देखकर ऐसा लगता है, और पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो देख के ऐसा लगता है कि ये जो B निकल के आ रहा है, दिस B इज 100/3, दिस B इज 100/3। And if B is 100/3, then critical volume will be, which is equal to 3B. It should be 100/3 into 3, and that is 100.
इससे ये पता चल गया कि क्रिटिकल वॉल्यूम आ गया। अब अगर आपको क्रिटिकल डेंसिटी चाहिए तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्रिटिकल वॉल्यूम कर देंगे, दैट इज 44 डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट इज 0.44 ग्राम पर सीसी एंड दिस विल बी माय आंसर। आंसर तो हमें पता ही था, समझो बात। क्लियर है? लल्लू सवाल, देखो लल्लू सवाल मत बोलो, सवाल इसलिए लल्लू है क्योंकि पुराना कर लिया है, इसलिए अब एक चीज जो इंफॉर्मेशन है, और मुझे लगता है शायद ही किसी किताब में इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो क्रिटिकल डेंसिटी से रिलेटेड सवाल बनाए जाते हैं। आप सब लोग ध्यान रखिएगा, क्रिटिकल डेंसिटी सवाल में देने का पर्पस बी होता है। सब लोग इस खूबसूरत बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि क्रिटिकल डेंसिटी अगर सवाल में दी गई है तो वो सिर्फ बी के लिए दी गई। यानी मेरे हिसाब से मैं इस खूबसूरत बात को जरूर मेंशन करना चाहता हूं, क्रिटिकल डेंसिटी, क्रिटिकल जो डेंसिटी होती है, क्रिटिकल डेंसिटी इज गिवन ओनली टू कैलकुलेट क्रिटिकल वॉल्यूम, देन बी, देन रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। इस खूबसूरत बात को सब लोग मेंशन करेंगे और इस बात को याद रखने की कोशिश भी करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है और इसको सब लोग याद करने की कोशिश करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है। क्लियर है? मतलब ये सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम इस बात को ध्यान रखना कि कहीं मान लीजिए किसी सवाल में ये पूछा जाए तो हम कंफ्यूज ना हो कि यार दे क्या रहा है क्रिटिकल डेंसिटी, यानी रेडियस और क्रिटिकल डेंसिटी ये आपस में लिंक है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। यानी इस बात को सब लोग ध्यान रखेंगे कि अगर क्रिटिकल डेंसिटी की बात की जाए, क्रिटिकल डेंसिटी की बात की जाए और रेडियस की बात की जाए, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। आपसे बिल्कुल इंटर कन्वर्जन से रिलेट सवाल करके सवाल पूछा जा सकता है और ये बिल्कुल मेंस लेवल का सवाल, बिल्कुल मेंस लेवल का सवाल बनाया जा सकता है। और तुम देख रहे हो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की है, मैंने कोई ड्रामा नहीं किया और इसमें कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं। आप समझ रहे हैं, मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधे सीधे। हाँ ये जरूर है कि सवाल कैलकुलेशन का आ सकता है। आप समझिए जो आपने आंसर अभी निकाला है, इस आंसर में वो पाई शाई की वैल्यू रखनी पड़ती, आप समझ रहे, यहां पर पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, अवागाड्रो नंबर की वैल्यू रखनी पड़ेगी। हो सकता है सॉल्व वॉल्व करने में टाइम लग जाए, बट सवाल बड़ा सीधा बनेगा। क्रिटिकल डेंसिटी को फाइनली रेडियस में, रेडियस को फाइनली क्रिटिकल डेंसिटी में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ बी, ये हमें आना चाहिए। क्लियर है? ये समझ में आ गया? चलिए और आगे बढ़ते हैं, फटाफट दूसरे पॉइंट पर आते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा ये, जैसे कि मान लीजिए ये सवाल आ गया, साफ दिखाई देता है कि मुझसे पूछा जा रहा है हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। अब तुम सब पढ़े लिखे हो, मुझे बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना चाहिए, मुझे जल्दी से सोच के बता दो हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। और मैं इस पे एक छोटा सा पोल जरूर लगाऊंगा। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 8a/27 RB। इस, और अगर मैं और सही से लिखूं तो दिस विल बी 8/27 R। बस ये हो गया 8a/27 RB, ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। जल्दी से बताओ, मैं एक छोटा सा पोल लगाने जा रहा हूं, इस सवाल का आंसर क्या निकल के आना चाहिए? इस सवाल का आंसर क्या निकल के आना चाहिए, ये सब लोग एक बार देखें। और वो है, हमें निकालना क्या, हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सब लोग जरा जल्दी से देखें, और ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, 30 सेकेंड से ले लेते हैं, पोल स्टार्ट कर लेते हैं सिंगल चॉइस का। चलिए जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। अरे बड़ा आसान है यार, बहुत आसान है। हाँ शाबाश, बहुत सारे बच्चे आंसर लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर लिख रहे हैं। आप जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आना चाहिए। हाँ ठीक है, इसका आंसर निकल के आना चाहिए ए। चेक करते हैं।
अरे वाह, 71% बच्चों ने इसका आंसर सही दिया, शाबाश। और वो लॉजिकल है यार, तुम्हें कुछ कैलकुलेट थोड़ी ना करना था, आपके अंदर इसके अंदर कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना है। उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर बड़ा होगा जिसका ए और बी का रेशो बड़ा, ध्यान रखना इस बात का। कोई कभी सवाल में पूछे कि ए के बड़े होने से क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता, ना ना ना, ए के अकेले बड़े होने से काम नहीं चलेगा, ए बाई बी का रेशो बड़ा होना चाहिए। यानी अगर ए बाई बी का रेशो बड़ा है तो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर बड़ा होगा। और ए बाई बी का रेशो बड़ा किसके लिए है? क्रिप्टन के लिए है। और कितनी आसानी से देखोगे, क्रिप्टन के लिए ए बाई बी का रेशो सबसे बड़ा है। तो यहां पर इस बात को भी मेंशन कर लेते हैं, मोर द रेशो ऑफ ए बाई बी more will be the TC। बात खत्म हो गई। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है, हम इस बात को याद कर लेते हैं कि जितना ज्यादा A बाई बी का रेशो होगा TC उतनी ही बड़ी निकल के आएगी। इसको भी याद करने की वजह से एक खूबसूरत बात के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्लियर है? सबको ये बात समझ में आ गई? बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिख दिया होगा और बड़े आसानी से कर भी लिया। क्रिप्टन बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा अब स्टार्ट हो रहा है इडियोमेट्री। छोटा सा पोर्शन है, बहुत छोटा सा पोर्शन है, सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत आसान है, बहुत आसान है। सिर्फ आसान तब है जब जैसा बोला जाए वैसे कर ले। क्या ये जो इडियोमेट्री है ये बिल्कुल इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं। पहली बात, ये इडियोमेट्री एक तरह से हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड दैट वाज मोल कॉन्सेप्ट। ये सिंपल क्वांटिटेटिव एनालिसिस है सिर्फ रिएक्शंस की, यानी ऐसी रिएक्शंस की जो गैसियस रिएक्शंस हैं, उनकी अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना चाह रहे हैं, वो एनालिसिस आप, हालांकि वो एनालिसिस हमने वहां पर भी की थी, लेकिन अब एक नया तरीका है। आप गैसियस रिएक्शंस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने जा रहे हैं विद द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। आपको गैसेस के वॉल्यूम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। CO2 का 50 ml बना, हमारा 20 ml बना। यानी अब खेल मोल में नहीं खेला जाएगा, अब खेल वॉल्यूम में खेला जाएगा। यानी इडियोमेट्री का नाम जो रखा गया है, उसका टर्म है, उसका मतलब है गैस एनालिसिस। यानी अगर आप इडियोमेट्री की बात कर रहे हैं तो इडियोमेट्री का मतलब है गैस एनालिसिस। आप गैस एनालिसिस करने जा रहे हैं और यह बिल्कुल गैसियस रिएक्शंस की रेस्पेक्ट में डिस्कशन किया जाएगा। और साथ ही साथ यह बोला जाएगा कि आप वॉल्यूम का मेजरमेंट करेंगे एट प्रेशर, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। और ये पूरा खेल गवर्न करेगा अवागाड्रोस लॉ। आप समझने की कोशिश करिए, ये जितने मेन पॉइंट है वो आपके सामने रखे गए। सब लोग समझो। हाँ अर्जुन, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बेटा स्टार्ट करेंगे। जरा थोड़ा सा आज टाइम निकल गया तो मैं अपने इस पोर्शन को पूरा भी कंप्लीट करता हूं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज कुछ ना कुछ नाम तो जरूर लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं? ए तो लिख के ही जाएंगे आज, चाहे जो हो जाए, ए तो लिख के ही जाएंगे चाहे जो हो जाए। ठीक, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बिल्कुल से नहीं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मत बोलिए, इसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मत बोलिए, बिकॉज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाज रिडॉक्स टाइट्रेशंस एंड एसिड बेस टाइट्रेशंस। ठीक, हम यहां पर जो बात करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक गैसियस रिएक्शन है, उस गैसियस रिएक्शन की एनालिसिस करेंगे। ऑब्वियस है सर, अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करने जा रहे हैं तो एक ही चीज है सर, रिएक्शन दे दीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। बिना रिएक्शन के तो आज भी कुछ नहीं होगा। यानी ये क्लियर है सर, रिएक्शंस को यूज करना है, मोल्स की जगह वॉल्यूम के साथ खेलना है, बस इतना फर्क है। और ऐसा कैसे सर? अवागाड्रो ने ऐसा क्या बता दिया? तो आप अवागाड्रोस लॉ को देखेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट ले लूं, दुनिया इस बात को जानती है कि किसी भी गैस को लेकर अगर बात की जाए तो किसी भी गैस के लिए अगर PV इज इक्वल टू NRT है तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। एंड दिस इज अवागाड्रोस हाइपोथेसिस। अवागाड्रो साहब का मानना यह है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर और कांस्टेंट प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम और मोल्स आपस में लिंक हो सकता है। यानी दो गैसेस के मोल्स अगर 1:2 के रेशो में रिएक्ट कर रहे हैं तो सिमिलर प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में उनके वॉल्यूम भी 1:2 के रेशो में ही रिएक्ट करेंगे। बताओ मेरी ये बात समझ में आ रही सबके? क्या ये बात सबके समझ में आ रही? क्लियर है ये? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, ये जल्दी सोच के बताओ जल्दी से क्या कह रहे हैं। यानी अगर आप किसी भी रिएक्शन की, गैसियस रिएक्शन की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो आपके पास एक रिएक्शन होगी। बस फर्क इतना है सर, इस बार खेल जो है गैसेस के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में खेला जाएगा। वॉल्यूम वगैरह हमें पता करने पड़ेंगे या वॉल्यूम वो हमें सवाल में दे देगा। वॉल्यूम की बातें चलेंगी, मोल्स की बातें नहीं चलेंगी। तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप जब भी कभी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते थे आपको मोल्स पता होते थे और तब आप कहते थे मेरा 1 मोल आपके 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। यहां पर आप कैसे बोल सकते हैं? बोल सकते
सकते हैं, क्योंकि दोनों गैसेस अगर सिमिलर प्रेशर टेंपरेचर कंडीशंस पर हैं तो जो चीजें मोल्स के साथ खेली जाती थी अब वही चीजें वॉल्यूम के साथ खेली जा सकती हैं। और यही इस पूरी इडियोमेट्री का एक बेसिक क्रक्स है कि पूरा खेल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर खेला जाता है। क्लियर? क्लियर है? चलिए ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है इस इडियोमेट्री का पर्पस क्या है, जो मेन पर्पस है अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो इडियोमेट्री का जो मेन पर्पस है वो पहला यही है कि आप जो है गैसेस की वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में समझते हैं। क्या है, मेरे 2 लीटर आपके 4 लीटर से रिएक्ट करते हैं और जो चीज मोल्स के साथ होती थी वो सेम आप गैसेस के साथ कर सकते हैं, आप वॉल्यूम के साथ कर सकते हैं गैसियस रिएक्शंस के अंदर। दूसरा, गैसेस के कॉम्पोजिशंस निकालने में, यानी गैसियस मिक्सचर में कितना हम है कितना तुम हो ये निकालने के लिए। और ये वही क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो पहला करते थे आप पहले भी तो मोल अब किसी भी सैंपल के अंदर किसी एक आदमी का परसेंटेज कैलकुलेट करते थे, लेकिन तब वो बातें मोल में चलती थी। अब गैसियस मिक्सचर के अंदर किसी पर्टिकुलर गैस का अगर आपको मिक्सचर परसेंटेज निकालनी है तो आप अवोगाड्रोस लॉ की मदद से इडियोमेट्री की हेल्प से ये काम कर सकते हैं। और तीसरी बात, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेशन में या जनरली हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैलकुलेशन में भी आप इडियोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो मेन पर्पस है इडियोमेट्री का वो ये मेन पर्पस वो यही है कि आप गैसियस रिएक्शंस के एनालिसिस कर सकते हैं, आप गैसियस मिक्सचर का कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं, आप गैस के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले या फिर हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को इस इडियोमेट्री के थ्रू जान सकते हैं। मैं अभी इस बारे में बात करूंगा। क्लियर है? अच्छा, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह कि मुझे इस एनालिसिस को करते वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि मुझे इस एनालिसिस को करते वक्त कुछ मेन पॉइंट्स पता हो। होता क्या है कि मेरे पास एक इडियोमेट्रिक ट्यूब होती है जहां पर इडियोमेट्री कराई जाती है, उस ट्यूब को इडियोमेट्रिक ट्यूब कहते हैं। उस ट्यूब का एक एंड खुला होता है, एक एंड बंद होता है। उस ट्यूब के अंदर कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है जिससे आप स्पार्क जनरेट कर सकते हैं। कोई भी एक गैस जो बन रही है उस गैस का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, आप उसके अंदर कोई सोल्यूशन डाल सकते हैं। ये उस इडियोमेट्रिक ट्यूब का अपना एक अरेंजमेंट होता है। ठीक, मुझे ध्यान क्या रखना है कि जो सॉल्यूशंस पर्टिकुलर गैस को एब्जॉर्ब करते हैं मुझे उन सॉल्यूशंस के बारे में पता रखना है। और मैं जानबूझ के बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 सॉल्यूशंस के बारे में तुमसे बात करूंगा कि तुम उन सॉल्यूशंस को जरूर याद रखो, जिसमें जो पहला सॉल्यूशन बनाया जा रहा है वो ये O3 को एब्जॉर्ब करने के लिए टर्पेंटीन ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। O2 को एब्जॉर्ब करने के लिए एल्केलाइन पायरोगोलोल सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। और CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको एल्कली सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है। आप सिर्फ ये 3 बातें याद करिए सबसे पहले। यानी अगर आपको ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना है तो एल्कलाइन पायरोगोलोल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको CO2 एब्जॉर्ब करनी है तो एल्कली सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको O3 एब्जॉर्ब करना है तो टर्पेंटीन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। ये 3 गैसेस के एब्जॉर्प्शन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए ये 3 ही हमें याद करने चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी। ठीक है, यानी अब देखो, अब हम एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। सब लोग पहले ध्यान रखें कि इडियोमेट्री का पर्पस क्या है। इडियोमेट्री गैसियस रिएक्शंस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस का नाम है, जो गैसेस के वॉल्यूम्स के साथ खेली जाती है। गैस का कितना वॉल्यूम बना या कितना वॉल्यूम बनने वाला है, यह चीज कौन डिसाइड करेगा? ये सॉल्यूशंस। अब आप सोचिए किसी कंटेनर के अंदर CO2 बनी हुई है, अब आपने उस CO2 का कितना वॉल्यूम बना यह आपको नहीं पता। आपने क्या किया, उसके अंदर एल्कली मिक्सचर डाल दिया, तो जैसे ही आप ये एल्कली डालेंगे ये एल्कली CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर ये पता चल जाए कि कितनी CO2 को एब्जॉर्ब किया गया, यानी कितना वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो आपको यह पता चल जाएगा कि CO2 कितनी बनी थी। आप समझिए इस बात को। यानी अगर मान लीजिए मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर है, इस गैसियस मिक्सचर को ऐसे समझते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास एक गैसियस मिक्सचर, इस गैसेस मिक्सचर में CO2 पड़ी हुई है और मान लीजिए O2 पड़ा हुआ है सपोज। ठीक, अब मुझे यह नहीं पता कि CO2 कितनी। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस पूरी गैसेस मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम 100 ml है, और जैसे ही आपने इसके अंदर एल्कली मिक्सचर डाला, जैसे ही आपने इसके अंदर एल्कली डाला, तो जो नया वॉल्यूम हुआ, मान लीजिए एल्कली डालते ही, अब जो आप ये बताना चाह रहे हैं जो वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, कॉन्ट्रैक्शन जो ऑब्जर्व हुआ, कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम, अगर मान लीजिए वो 40 ml हुआ एल्कली डालने के बाद, तो आपको क्या पता चला? वॉल्यूम क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर गया एल्कली डालने के बाद? सर, वॉल्यूम इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कर गया क्योंकि एल्कली ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन 40 ml है तो इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम ऑफ CO2 कितनी रही होगी? वॉल्यूम ऑफ CO2 40 ml रही होगी।
समझिए, यानी कितना गैस का वॉल्यूम है, ये नापने के लिए आपको सॉल्यूशंस डालने पड़ते हैं और मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी मान लीजिए मेरे पास एक गैसेस मिक्सचर है, उस गैसेस मिक्सचर में आपने एल्कली मिक्सचर डाला और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट कर गया 5 ml। तो 5 ml क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर गया? क्योंकि एल्कली मिक्सचर ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसका मतलब CO2 कितनी थी? 5 ml। तो जो भी गैस है उसके वॉल्यूम को नापने के लिए आपको कुछ सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है और आप गैसेस के वॉल्यूम्स नाप लेते हैं और इसकी मदद से वो सारा काम कर सकते हैं जो ईडियोमेट्री हमसे करवाना चाहती है। मैं एग्जाम्पल से इस बात को समझाऊंगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से कुछ 5-6 खूबसूरत बातें इस टॉपिक पर जरूर बोलूंगा, जिसको अगर आपने याद रखा तो आपको कभी भी सवाल करते वक्त कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो कुछ 4-5 बातें वो ये, अब आप इसको समझिएगा जरा एक एक करके। इन ऑल द प्रॉब्लम्स इट इज अज्यूम दैट स्पार्किंग अकर्स एट रूम टेम्परेचर। पहली बात, सब लोग समझे बात? यानी अगर मैं ये कहने जा रहा हूं कि सारी प्रॉब्लम्स जो आप करेंगे उसमें स्पार्किंग जब भी जनरेट की जाएगी वो रूम टेम्परेचर पे की जाएगी। इसका क्या मतलब होगा वो अभी सेकंड पॉइंट से पता चलेगा। यानी स्पार्किंग जब भी की जाएगी वो रूम टेम्परेचर पर मानी जाएगी। इससे होगा ये कि जब भी कभी पानी बनेगा, आप समझिए, मान लीजिए किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन हो रहा है तो H2O बनता है, वो H2O हमेशा किस फॉर्म में माना जाएगा? लिक्विड स्टेट में। यानी मुझे H2O के वॉल्यूम से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मैं गैस के वॉल्यूम्स को कंसीडर कर रहा हूं और लिक्विड का वॉल्यूम गैस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। यानी H2O जब भी बनेगा वो लिक्विड स्टेट में माना जाएगा। तीसरा पॉइंट, नाइट्रोजन गैस जो कि बहुत स्टेबल गैस है वो कंबशन में हमेशा इनर्ट रहेगी, यानी कभी भी नाइट्रोजन का कंबशन नहीं देखा जाएगा। सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, नॉर्मल सिचुएशन में आप नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कराते। यानी कहने का मतलब यह हुआ, सारी प्रॉब्लम्स में जो स्पार्किंग अगर आप जनरेट करते हैं, करंट पास करते हैं, आग लगाते हैं, स्पार्क जनरेट करते हैं, तो वो रूम टेम्परेचर पे माना जाएगा, जिसकी वजह से जब भी पानी बनेगा वो लिक्विड स्टेट में माना जाएगा। नाइट्रोजन को कंबशन में हमेशा इनर्ट रखना है, नाइट्रोजन कंबस्ट होती ही नहीं है, बात खत्म। चौथा पॉइंट, अगर गैस कोई भी आप ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैंने हाइड्रोकार्बन के अंदर O2 गैस ऐड की, तो आप ये मानेंगे कि वो गैस हमेशा एक्सेस में ऐड की जा रही है। यानी इफ अ गैस इज एडेड एक्सटर्नली इट विल बी अज्यूम्ड टू बी एन एक्सेस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। यानी जब तक कहा ना जाए तब तक आप उसको एक्सेस में माने। मान लीजिए मैं कहता हूं मेरे हाइड्रोकार्बन का कंबशन करना है, मैंने इसके अंदर O2 डाल दी और स्पार्क जनरेट कर दिया, तो इसका यह मतलब हुआ कि वो O2 जो आपने डाली है वो एक्सेस में डाली। अगर मैं आपको यह बताता हूं कि O2 50 ml है तब तो ठीक, लेकिन अगर मैंने ना बताया तो आप क्या अज्यूम करेंगे? वो एक्सेस में डाली गई है। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बिना एयर के अगर स्पार्क जनरेट किया जाता है, यानी बिना ऑक्सीजन डाले आपने स्पार्क जनरेट कर दिया, तो यह इशारा करता है जो अंदर गैस पड़ी है उसके डीकंपोजिशन को। यानी वो गैस डिकंपोज कर जाएगी, लेकिन कंबशन नहीं होगा, क्योंकि कंबशन के लिए तो आपको ऑक्सीजन डालनी पड़ती। यानी एयर के साथ स्पार्क इज कंबशन, विदाउट एयर स्पार्क इज डिकंपोजिशन। सब लोग पहले ये 4-5 पॉइंट सब लोग पहले याद करें। जल्दी से बताओ भाई, ये 4-5 पॉइंट्स जल्दी से इसको फटाफट जल्दी से इसको पूरा करें। जल्दी से बताओ ये 4-5 पॉइंट समझ में आए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए इस बात को क्या कहना चाह रहे हैं। इन ऑल दी प्रॉब्लम्स, इसमें समझे, इन ऑल दी प्रॉब्लम्स इट इज अज्यूम दैट द स्पार्किंग अकर्स एट रूम टेम्परेचर। स्पार्किंग हमेशा रूम टेम्परेचर पे की जाएगी। इसकी वजह से जब कभी भी कोई लिक्विड H2O बनता है वो लिक्विड में कंसिडर किया जाएगा। नाइट्रोजन को कंबशन में हमेशा इनर्ट रखा जाएगा, नाइट्रोजन की कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। चौथी बात, जब भी कोई गैस एक्सटर्नली ऐड की जाएगी वो एक्सेस में मानी जाएगी जब तक कहा ना जाए। पांचवी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बिना एयर के स्पार्क जनरेट करते हैं तो दैट इज डिकंपोजिशन ऑफ द गैस, लेकिन एयर के साथ अगर आपने स्पार्क जनरेट किया तो दैट इज कंबशन ऑफ द गैस। यानी गैस का कंबशन माना जाएगा अगर आप O2 के साथ स्पार्क जनरेट करते हैं। बिना O2 के स्पार्क जनरेट करते हैं तो वो गैस डिकंपोज कर जाएगी। समझ में आया? एक आदमी कह रहा है चौथा वाला नहीं आया। बेटा देखो, चौथा वाला बड़ा आसान है। वो ये कह रहा है कि अगर कोई गैस एक्सटर्नली ऐड की गई, जैसे मेरे ईडियोमेट्रिक ट्यूब के अंदर हाइड्रोकार्बन पड़ा है, अब वो ये कह रहा है कि मैंने ऑक्सीजन ऐड की और स्पार्क जनरेट कर दिया, तो जो ऑक्सीजन ऐड की उसने उसका अमाउंट नहीं बताया, तो आप ये अज्यूम करेंगे कि O2 जो डाली गई है वो एक्सेस में, वो बच जाएगी, वो पूरी कंज्यूम नहीं होगी, वो पक्का कुछ ना कुछ बच जाएगी। हो सकता है वो कैस कितनी बची वो पायरोगलाल सॉल्यूशन से आपको पता चल जाए। मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? लेकिन अगर मैंने ये बता दिया कि भाई मैंने 50 ml डाल के कंबशन किया है, तो दैट मींस गैस का वॉल्यूम एक्सटर्नली हमें दे रखा है। ना दिया गया हो तो एक्सटर्नली जो भी गैस डाली गई है उसको एक्सेस में ही मानना है। क्लियर है?
जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे थोड़ी सी बात समझ में आई। जैसे ये ले लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर? वो कह रहे हैं अ गैसियस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स 6 टाइम्स। अब देखो, देख के क्या लग रहा है सर? ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मोल कॉन्सेप्ट का सवाल, कि मेरा इतना मोल तुम्हारे इतना मोल से रिएक्ट कर रहा है, अगर मैं इतना हूं तो तुम 6 गुना खर्च होगे, वगैरह वगैरह। ये लेकिन अब कहानी लेकिन वॉल्यूम में चल रही है, बस इतना फर्क है इडियोमेट्री। आज जो बच्चे इडियोमेट्री समझना चाहते हैं वो सिर्फ इस बात को समझ लें, इडियोमेट्री इज सिंपल मोल कॉन्सेप्ट, सिंपल केमिकल इक्वेशन के एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ओनली, ना कि मोल्स। बस वो मोल या वो वॉल्यूम आपको जानने के लिए आपको कुछ सॉल्यूशंस दिए जाते हैं, उन सॉल्यूशंस की वजह से कुछ गैसेस एब्जॉर्ब की जाती हैं। एब्जॉर्प्शन का वॉल्यूम अगर पता चल जाए तो आपको इनडायरेक्टली उस गैस का वॉल्यूम पता चल जाता है। बैलेंस इक्वेशन पर मस्त मोल कॉन्सेप्ट लगाते रहिए, आंसर निकलता रहे। जैसे सवाल की बात करिए, क्या कह रहा है वो? अ गैसियस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स 6 टाइम्स इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ O2। मैंने कहा भाई देखिए, ऐसा है, मुझको तो यह बताया गया है कि कोई भी गैसियस हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको आप CXHY मान सकते हैं, और इसके कंबशन की जो इक्वेशन होती है वो X प्लस Y/4। याद है तुम्हें सब लोगों को? क्या ये इक्वेशन याद है? हम लोगों ने तब भी की थी। ये XCO2 प्लस Y/2 H2O के बराबर होता है। दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ अ कंबशन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन। क्या ये बात याद है सबको? क्या ये बात सब लोगों को याद है? अरे जल्दी जल्दी करो भाई, शाबाश। कुछ लोग तो अलग ही चैट में लगे हैं। हे लल्लू भाई, ठीक है। तो अच्छा, अब वो कह रहे हैं भाई ठीक है सर, अब ये बैलेंस इक्वेशन हमें याद है। अच्छा, अब देखो मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैं दोनों रिलेट करता हूं। मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर मेरा एक मोल लोगे तो O2 के कितने मोल लगेंगे? X प्लस Y/4। ठीक। अगर मेरा एक मोल लोगे तो CO2 के कितने मोल बनेंगे? X मोल। अब सर मोल छोड़िए ना, अब वॉल्यूम में बात करिए। अगर मेरा 1 ml आप लेंगे तो O2 के कितने ml लगेंगे? X प्लस Y/4। CO2 के कितने ml बनेंगे? X ml। ये तुम समझ पा रहे हो मैं कर क्या रहा हूं? मैं अवोगाड्रोस लॉ का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसमें कहा जाता है आप मोल्स की जगह वॉल्यूम से काम चला सकते हैं। आप समझिएगा बात को। यानी इडियोमेट्रिक रिएक्शन में या इडियोमेट्री ट्यूब के अंदर होने वाली रिएक्शंस में आप जो चीज मोल्स के साथ करते थे अब वो सेम वॉल्यूम के साथ कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, आप इस सवाल को कैसे और सॉल्व करेंगे? मान लेते हैं हमारे पास CXHY AML। लेट CXHY हमारे पास AML। अब जरा जल्दी से सोच के बताओ, अगर ये AML तो CO2 के कितने ml बनेंगे? क्या सवाल दे रहा उसको भूलो। CO2 के कितने ml बनेंगे? सर अगर ये AML है तो इक्वेशन मोल कॉन्सेप्ट कहता था मेरा 1 ml CO2 का X ml बनाएगा, मेरा 1 मोल CO2 का X मोल बनाएगा। अगर मेरा 1 ml होगा तो उसके X ml बनेंगे, अगर मेरा AML होगा तो उसके X ml बनेंगे। यानी मोल्स ऑफ CO2 कितने बनने वाले हैं? इसको यहां से लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ CO2, सॉरी वॉल्यूम की बात करते हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड, बताओ जल्दी से कितना आया? वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म विल बी A इंटू एक्स ml। क्लियर है? बिल्कुल मोल कॉन्सेप्ट हो गया, ये AX ml बनेगा। चलिए ठीक है, भूल जाते हैं। अब आते हैं O2 के पास। अगर मेरा 1 ml होता तो O2 के कितने ml खर्च होते? X प्लस Y/4। ठीक है, लेकिन मेरे अगर A ml है तो उसके कितने खर्च होंगे? यानी मोल्स वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, जल्दी से बताओ कितने कंज्यूम होंगे? वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम होंगे A टाइम्स X प्लस Y/4। सर ये दो बातें मुझे समझ में आई हैं अब तक, कि जो चीज मोल्स के साथ की जा रही थी वो सेम चीज आपने वॉल्यूम के साथ की, बिल्कुल सेम। चलिए ठीक है, यहां पर से और यहां से मुझे यह समझ में आ गया कि CO2 का कितना वॉल्यूम बनेगा इन टर्म्स ऑफ AXY और O2 का कितना कंजम्पशन होगा। अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल यह कह रहा है कि जो O2 का कंजम्पशन है वो गैसियस हाइड्रोकार्बन के वॉल्यूम का 6 टाइम्स। मैंने कहा खत्म हो गया, गैसियस हाइड्रोकार्बन कितने था? AML। तो जो O2 का कंजम्पशन होगा वो 6 ml होगा, सो दैट मींस दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 6A। सिमिलरली जो CO2 बनी वो 4 गुनी बनी इसके वॉल्यूम से, इसका वॉल्यूम A लिया तो CO2 का वॉल्यूम कितना हुआ? सर CO2 का वॉल्यूम 4A हुआ। इसका मतलब ये हुआ दिस वैल्यू इज 4A एंड दिस वैल्यू इज 6A। आप दोनों को सॉल्व करिए, X और Y की वैल्यू आएगी। जल्दी से बहुत सारे आंसर बता रहे हैं ना, आंसर इज 4 एंड 8, यानी X की वैल्यू 4 आएगी और Y की वैल्यू 8 आएगी।
सर ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मोल कॉन्सेप्ट का कोई सवाल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि सर मोल कॉन्सेप्ट में भी यही हरकत की जाती थी, आप समझिए। यानी मैंने कुछ नहीं किया, बहुत इत्मीनान से सब लोग समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं। मेरे पास उस गैसियस हाइड्रोकार्बन का मैंने सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिख दी, और ये चाहिए। मतलब कुछ लोग कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत थी, क्योंकि तुम समझो जिसके दिमाग में ये बात आ गई कि मैं जो सवाल कर रहा हूं वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, और उस क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना जरूरी है, तो मैंने फटाक से बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी। ठीक, अब सवाल क्या कहते हैं? सर जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते थे तो हम ये कहते थे मेरा एक मोल आपके एक्स मोल बनाएगा। आज हम क्या कह रहे हैं? मेरा 1 ml आपके x ml बनाएगा। ये समझ में आ गया? वॉल्यूम और मोल्स इक्वेट कर दिए गए, यानी मेरा 1 ml आपके x ml बनाएगा। लेकिन सवाल में आपने मेरा a ml लिया, मान लेते a ml लिया है, तो आपके x ml होंगे, यानी CO2 जो बनना चाहिए वो x ml होना चाहिए। क्लियर है? सवाल बोल रहा है नहीं नहीं, CO2 तो इसका 4 गुना बना है। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे a ml लिए गए थे तो CO2 के 4 ml बनेंगे, सो दैट x मस्ट बी 4a। बात समझ रहे हैं? इससे x की वैल्यू डायरेक्ट 4 आ गई। फिर आते हैं O2 के पास। O2 क्या बोलता है? अगर मेरा 1 मोल होगा तो इसके x प्लस वाई बाई 4 मोल लगेंगे। अब अवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है? अगर मेरा 1 ml होगा तो इसके x प्लस वाई बाई 4 ml लगेंगे। लेकिन मेरा तो a ml है, तो इसके कितने लगेंगे? a टाइम्स x प्लस वाई बाई 4 कंज्यूम हो जाए। सवाल क्या कहता है कि नहीं, O2 के इसके वॉल्यूम का 6 गुना खर्च हुआ, यानी अगर इसका वॉल्यूम a ml है तो O2 का 6 से होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, इसको 6 से इक्वेट कर देते हैं, इसको 6 से इक्वेट कर देते हैं, इसको 4 से इक्वेट कर देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। आंसर क्लियर? नहीं, O2 एक्सेस में है, O2 को एक्सेस में रहने दीजिए, लेकिन O2 कंज्यूम कितनी हुई वो बता रखा है। दिस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स 6 टाइम्स, दैट मींस द कंजम्पशन ऑफ O2 शुड बी दिस। आपने O2 कितनी ले रखी है मुझे इससे मतलब नहीं है, जो O2 कंज्यूम होगी वो 6 के बराबर होगी, और अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन O2 कितनी कंज्यूम होनी चाहिए? x प्लस वाई बाई 4 इंटू ए, यानी 1 ml में इतना खर्च, a ml में इतना खर्च। क्लियर हो गया? और ये वैल्यू इसके अमाउंट का 6 गुना है, यानी इनको 6 से इक्वेट कर दिया, इसको 4 से इक्वेट कर दिया, x और y अननोन है, x और y सॉल्व कर लिया, 2 मिनट के अंदर आंसर आ गया। क्लियर है? ये क्या ये बात समझ में आ गई? शाबाश, चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। एक सवाल और करते हैं, इस सवाल को देखते हैं और इसको एक अच्छा सवाल मान लिया जाए, इसको स्टंपर की कैटेगरी में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर सवाल बड़ा दिखता है और हिम्मत टूट सी रही है इस सवाल को देख के। चलिए ठीक है, हम दिमाग लगाते हैं। हम देखो ऐसा है, अब मेरा पर्पस ये नहीं है कि तुम्हें इडियोमेट्री के सारे सवाल कराऊं, मेरा पर्पस ये कि आप सिर्फ इतना समझ गए अगर कि ये मूल कॉन्सेप्ट है तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन वो खूबसूरत 6 बातें आप समझ भी नहीं सकते कि मैंने पूरी जगहों से वो 6 बातें ढूंढकर एक जगह डाल दी हैं। जो बच्चा पढ़ा लिखा समझदार होगा, जिसको मूल कॉन्सेप्ट का थोड़ा आइडिया पहले लग चुका है, वो इस तरह के आने वाले सवाल वो कर पाए। आप समझिएगा जरा बात को। अब देखिए जरा सवाल पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। अरे ध्यान से सुनो भाई, सवाल यह है 50 ml मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड H2, ठीक है, वॉज कंप्लीटली डिकम्पोज बाई स्पार्किंग। हालांकि अगर आप न भी लिखते तो भी मुझे पता है, क्योंकि मुझे खूबसूरत बात का पता है। क्या सर? वो ये कह रहा है कि मैंने स्पार्किंग जनरेट की है, लेकिन उसने ये कहीं नहीं लिखा कि एयर या O2 की प्रेजेंस में। तो मैं वैसे ही समझ गया, विदाउट एयर डीकॉम्पोजिशन। याद है मेरी बात? अगर बिना एयर के स्पार्किंग ट्यूब के अंदर जनरेट करोगे तो उसे डीकॉम्पोजिशन का नाम दिया जाएगा। यानी ये जो आपका अमोनिया और हाइड्रोजन का मिक्सचर है, अगर वो आपने स्पार्किंग जनरेट की बिना एयर के, तो आप समझ लीजिएगा सर ये डीकॉम्पोजिशन प्रोसेस होगा। और वो दिखाई भी दे रहा है, वो साफ कह रहा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डीकम्पोजिशन हो रहा है। और वो होना भी था, क्योंकि जब आप NH3 और H2 का मिक्सचर बिना एयर के स्पार्क जनरेट करेंगे तो साफ समझ में आता है नाइट्रोजन टूट जाएगी, हाइड्रोजन टूट जाएगी, और हाइड्रोजन जो पहले से थी वो बनी, यानी अमोनिया डिकम्पोज करके वो N2 और H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं अभी बैलेंसिंग नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ ये तुम्हें बता रहा हूं कि सर ये होने वाला है। कुछ समझ में आई? बताओ सब लोग जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आई? विदाउट एयर स्पार्किंग इज व्हाट? विदाउट एयर स्पार्किंग इज डिकम्पोजिशन। कौन डिकम्पोज करेगा सर? अमोनिया। अमोनिया डिकम्पोज करके N2 और H2 में ब्रेक कर जाएगी। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है ये? इसी में अगर एयर के साथ होता तो, अगर एयर के साथ होता तो सर इसको कंबशन कहते, कंबशन।
आप समझिए बात को। चलिए सर करके देख लेते हैं। 40 ml ऑक्सीजन डाल दी सर आपने, अच्छा एयर घुसे हुआ है सर, वो तो एक्सेस में होगी तब जब तक बताया ना जाए, लेकिन यहां बताया गया है 40 ml, तो इसका मतलब O2 का वॉल्यूम कितना लिया गया है 40। अब आप बताइए जरा 40 अंदर डालते हैं। अब क्या किया, 40 को अंदर डालने के बाद उसने फिर से स्पार्क जनरेट किया, O2 को ऐड किया और स्पार्क जनरेट किया। कोई बताएगा कि O2 को डालने के बाद स्पार्क जनरेट करने का क्या मतलब है? सर O2 के बाद अगर स्पार्क जनरेट करोगे तो इसको तो कंबशन कहते हैं सर। लेकिन चौथा पॉइंट था, नाइट्रोजन कहेगी मुझसे मतलब नहीं है, यानी नाइट्रोजन का कंबशन नहीं होगा। याद है, तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने बहुत ज्यादा ढूंढ के इस बारे में बात की है, तुम्हें शायद वो इतना इंपॉर्टेंट ना लग रहा हो, लेकिन ये खूबसूरत बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप चाहें तो मैं इनको दोबारा एक बार बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से इनको समझना है। पहला पॉइंट बहुत क्लियर है कि मैं सारी रिएक्शंस में जब भी कभी स्पार्क जनरेट करता हूं वो रूम टेम्परेचर पर होता है, जिसकी वजह से अगर कभी H2O बना स्पार्क जनरेट करने से तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा। जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोकार्बन का कंबशन किया O2 डाल के, स्पार्क जनरेट कर दिया, तो पानी बनता है, H2O बनता है, वो गैस नहीं होगा, वो लिक्विड स्टेट में होगा। ये कंफर्म, मुझे H2O के वॉल्यूम से कभी कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि गैसेस के रेस्पेक्ट में H2O का वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि वो लिक्विड। क्लियर है। दूसरी इंफॉर्मेशन, वाटर जब भी बनेगा लिक्विड फॉर्म में आएगा, उसका रीजन बड़ा क्लियर है सर, क्योंकि स्पार्क हमेशा रूम टेम्परेचर पे किया जा रहा है, तो बहुत लॉजिकल लगता है। ठीक, दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या है, नाइट्रोजन गैस हमेशा ऑक्सीडेशन में इनर्ट रहेगी। आप नाइट्रोजन को O2 के साथ आग लगा दीजिए, वो कहेगी ऐसी तैसी, तुम्हारी हमसे मतलब ही नहीं, बात खत्म। तीसरी बात, गैस हमेशा जब भी ऐड की जाएगी वो एक्सेस में होगी, जब तक सवाल में कहा ना जाए। अगर कह दिया गया तो ठीक, जैसे अभी उसने कह दिया, अदरवाइज वो एक्सेस में, बात खत्म। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, विदाउट एयर स्पार्क डिकंपोजिशन, विद एयर स्पार्क कंबशन। क्लियर है, सब लोगों को ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। और जो सवाल हम कर रहे थे वो ये, ठीक है, क्या सवाल कह रहे हैं? सवाल ये कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए ऐसा है, ये सिस्टम है, इस तरह से आग लगाएंगे। अब आप ये बताइए, इस पूरे सिस्टम में मैंने O2 डाल के कंबशन कर दिया, स्पार्क जनरेट कर दिया, ये समझ रहे हो, ये करंट है, स्पार्क जनरेट कर दिया, तो क्या होगा सर? आपने इस पूरे सिस्टम में जनरेट किया तो होगा क्या सर? नाइट्रोजन कहेगी ऐसी तैसी तुम्हारी, लेकिन ये कंफर्म है सर, H2O2 के साथ मिलकर H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ मेरी बात समझ पा रहे हो? सवाल, क्या सब लोगों को सवाल समझ में आया? सब लोगों को ये सवाल समझ में आया? प्रिंस कह रहा है सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रिंस थोड़ा सा वही वाली बात है, थोड़ा सा मालिश करनी पड़ेगी बेटा, थोड़ी सी भी मालिश कर लोगे काम चल जाएगा, क्योंकि तुमने मोल कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा, नहीं सीखा, इसलिए तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि कुछ बातें याद करने के लिए कही जा रही हैं, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। सर कुछ ऐसा जुगाड़ लगाइए कि चम्मच से दिमाग के अंदर डाल दीजिए सर, कुछ ना याद करवाइएगा ना कुछ बात करिएगा सर, ऐसा कुछ जुगाड़ लगाइए कि ना दिमाग लगाना पड़े ना कुछ करना पड़े, बातें दिमाग के अंदर घुस जाए। अरे बेटा हेलमेट तो उतारोगे, बिना हेलमेट के कैसे चम्मच के अंदर जाए? बे लल्लू, हेलमेट तो उतारना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा कर लगाना है। मैं 4 5 6 पॉइंट्स तुम्हें बता चुका हूं, याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। प्लस तुम्हें क्या बता चुका हूं, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होंगी जिसकी एनालिसिस होगी। तीसरी बात, वो एनालिसिस इस बार वॉल्यूम के फॉर्म में होगी, ना कि मोल्स के फॉर्म में। चौथी बात, वॉल्यूम के फॉर्म में जब भी बातें होती हैं, गैस के वॉल्यूम्स को नापना या गैस के वॉल्यूम को बताने के लिए ईडियोमेट्री के अंदर कुछ सॉल्यूशंस डाले जाते हैं, जो ये इनडायरेक्टली बताते हैं कि गैस का कितना वॉल्यूम था या कितना वॉल्यूम बना। बात समझो, इतनी सी पूरी कहानी है ईडियोमेट्री, पूरी कहानी ईडियोमेट्री की है। एक कह रहा है सब समझ में आ रहा है, चलिए किसी एक के तो समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, किसी एक के ही समझ में आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बनते हैं, बन भी सकते हैं, इसलिए सब लोग इस बात का ध्यान दें। सवाल जैसे ये वाला हमने किया है, इस सवाल का एक रफ स्केच क्या है, अमोनिया थी, H2 था मिक्सचर में, न जाने कितनी अमोनिया है, न जाने कितना H2 है, हमें नहीं पता, इसके साथ आग लगाती। मैंने कहा O2 डाली थी, कह रहा नहीं, तो मैंने कहा फिर तो आग लगाएंगे, टूट जाएगा। कौन टूटेगा सर? हाइड्रोजन तो वैसी टूटी हुई है, तो कौन टूटेगा सर? अमोनिया डिकंपोज कर जाएगा, यानी पहले अमोनिया डिकंपोज करके N2 और H2 में ब्रेक कर जाएगा। ठीक, और पहले से H2 पड़ी हुई है, ये H2 पहले से पड़ी हुई है। अब क्या होगा सर? वो कह रहा अब जो डब्बा तैयार हुआ है उस इडियोमेट्रिक ट्यूब के अंदर एक तरफ से O2 डाल दी इंजेक्शन से, आपने इंजेक्शन लगाकर O2 डाल दी, कितनी? 40 ml O2 डाल दी। अब क्या होगा सर? स्पार्क जनरेट करेंगे सर, अब आप कंबशन कर देंगे। नाउ व्हाट इज कंबशन सर? इन कंबशन नाइट्रोजन इज इनर्ट, इनर्ट का कंबशन, नाइट्रोजन का कंबशन से कोई लेना देना नहीं है, यानी नाइट्रोजन हमारी जैसे थी उतनी रही। ठीक, लेकिन जो H2 है, कौन सा H2? कौन से H2 की बात कर रहा है सर? एक वो H2 जो पहले से है, एक वो H2 जो बना है। ये दोनों H2 मिलकर किससे रिएक्ट करेंगे सर? O2 से, और क्या बनाएंगे? H2। यहां तक समझ में आ गया?
क्या यहां तक समझ में आ गया सबके? हाँ सर, ये वाली बात हमें समझ में आ गई। ठीक, अच्छा अब जरा देखते हैं कि हो क्या रहा है। वो ये जानना चाहता है कि अगर 40 ml O2 आपने डाली, सब कुछ हुआ, स्पार्क जनरेट कर दिया, सब कुछ बन गया, अब लास्ट में क्या कह रहा है? आफ्टर कूलिंग टू द रूम टेम्परेचर, क्या हुआ रूम टेम्परेचर पे आने के बाद? वो सर पानी पानी बन गया, पानी हटाइए उसको, रूम टेम्परेचर पर द मिक्सचर, जो भी मिक्सचर है, जो आपने आग शाग लगानी है लगा दीजिए, जो बवाल करना कर दीजिए, जो मिक्सचर है उसको किसके साथ डाला है? जरा देखिएगा, उस मिक्सचर को उसने शेक किया है किसके साथ? पायरोगैलॉल के साथ। सर उसने पायरोगैलॉल के साथ, यानी आपने उस मिक्सचर में सब कुछ करने कराने के बाद ऊपर से 2-4 बूंदे क्या डाल दी? पायरोगैलॉल की, छिड़क दिया से, समझ रहे? स्वाहा, क्या होगा सर? जैसे ही आपने वो छिड़का, पायरोगैलॉल ढूंढना शुरू करेगा किसको? सर पायरोगैलॉल ढूंढता है इसको। आप ध्यान से देखिएगा, सर पायरोगैलॉल ढूंढता है इसको, O2 को। यानी पायरोगैलॉल कहेगा भैया अगर मैं अंदर गया तो O2 को पकड़ लूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, उस पायरोगैलॉल ने O2 को पकड़ना शुरू कर दिया। चलिए ठीक है, अब वो O2 को पकड़ेगा तो क्या होगा? सर ये बताइए, अगर मैं पायरोगैलॉल डालूं और उसने O2 को सोख लिया, देखिए क्या हुआ? जैसे ही आपने पायरोगैलॉल डाला, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6 ml वॉज ऑब्जर्व, यानी 6 ml का वॉल्यूम में गिरावट आ गई। यानी पायरोगैलॉल की 2-4 बूंदें अंदर गई और पूरा का पूरा गैस का जो वॉल्यूम था वो फुस करके 6 ml कम हो गया। क्या इससे यह नहीं पता चला कि जो O2 अंदर बची हुई है, जो कंबशन के बाद बच गई, वो O2 6 ml होनी चाहिए, क्योंकि पायरोगैलॉल ने उसको सोख लिया। समझे कि नहीं? यह है इडियोमेट्री का तरीका। यह है एक्चुअली इडियोमेट्री, जो बच्चों को इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि वो सेंस नहीं समझ पाते। अब तुम इसको सेंस समझो, तुम्हें समझ में आएगा। सब कुछ होने हवाने के बाद वो क्या कह रहा है? मैंने इसके अंदर O2 का पायरोगैलॉल का इंजेक्शन डाला। जैसे आप इसके अंदर पायरोगैलॉल का इंजेक्शन डालेंगे, वो क्या करेगा? O2 को पी जाएगा। जब वो O2 को पी जाएगा तो गैस का जो वॉल्यूम है, जितनी भी गैसेज है, हमें नहीं पता कौन कौन है, उस गैस का जो वॉल्यूम है उसमें 6 ml की गिरावट आ जाएगी। क्यों आ गई भाई 6 ml की गिरावट? ऐसा क्या कर लिया? सर उसने O2 खा ली, इसका मतलब O2 कितनी है? 6। अरे कैसी बातें कर रहे हो सर, डाली तो 40 है, 6 कैसे? कह रहा है जो बची हुई 34 है, 34, वो रिएक्ट कर गई। किससे? सर H2 से रिएक्ट कर गई। समझो बात, सब लोग समझने की कोशिश करो भाई। इसको सब लोग समझने की कोशिश करो, सब लोग। मैं फिर से बोल रहा हूं, यानी आपके पास जो भी अमोनिया हाइड्रोजन का मिक्सचर है, आपने उसको डिकम्पोज किया, नाइट्रोजन बना और हाइड्रोजन बना। हाइड्रोजन जो पहले से प्रेजेंट है और जो नई हाइड्रोजन बनी, वो दोनों मिलकर O2 के साथ फर्दर रिएक्ट कर रही। होने हवाने के बाद पानी तैयार हुआ और साथ में क्या बना? H2O के साथ क्या बना? साथ में H2O के साथ O2 जो बच गई वो दिखाई देगी। ये वो O2 है जो आपने डाली, ये O2 जो बच गई, ये सिस्टम। अब आप बताइए, इस सिस्टम में अगर आपने पायरोगैलॉल का इंजेक्शन लगाया तो क्या होगा? इसके अंदर आपने पायरोगैलॉल डाल दिया, दिस इज पायरोगैलॉल। यानी अगर आप पायरोगैलॉल का इंजेक्शन डालते हैं तो बताइए क्या होगा? सर पानी से तो कोई मतलब नहीं है, हमने पढ़ रखा है पायरोगैलॉल किसको खा जाता है? O2 को। यानी बची हुई O2 कितनी है? 6 ml, क्योंकि पायरोगैलॉल के डालने से अगर वॉल्यूम 6 ml दब गया तो इसका मतलब 6 ml की O2 थी जो पायरोगैलॉल खा गया। इसका मतलब ये हुआ 6 ml O2 है जो फाइनली बची। और डाली कितनी O2 थी आपने? सर 40 ml। डाली 40 थी, जो लेफ्ट है वो 6 ml, तो बाकी की 34 कहां है? सर बाकी की 34 हाइड्रोजन से रिएक्ट करके पानी बना रही है सर। इसका मतलब ये हुआ इस पूरे प्रोसेस में O2 का कंजम्पशन 34 ml रहा होगा। बताओ समझे कि नहीं? समझ में आई ये वाली बात? यानी O2 का जो कंजम्पशन है वो 34 ml रहा होगा। अब मैं आता हूं इस सवाल पे दोबारा से और तुम्हें करके दिखाता हूं। ये अमोनिया है और ये H2 है। अमोनिया के x ml ले लेते हैं तो H2 के 50 माइनस x ml होंगे। चलिए ठीक है, आग लगाते हैं, स्पार्क जनरेट करते हैं। सर अमोनिया टूट जाएगी, जरा सोच के बताना, अगर आप स्पार्क जनरेट करेंगे तो क्या होगा? जब आप स्पार्क जनरेट करेंगे तो सर ये अमोनिया डिकम्पोज कर जाएगी। किसमें डिकम्पोज कर जाएगी? N2 एंड 3/2 H2 में। अब तो सर सब बैलेंस इक्वेशन से काम चलेगा, बिकॉज दिस इज एनालिसिस। NH3 कितना है? x ml। क्या तुम ये जानते हो अवागाड्रोस लॉ को देख के मोल ने क्या बोला था? मोल ने बोला था अगर मेरा 1 मोल तोड़ोगे तो हाइड्रोजन के 3/2
2 मोल बनेंगे। अब एवोगाड्रो क्या कहता है कि अगर तुम मेरा 1 ml तोड़ोगे तो तुम्हारे 3/2 ml बनूंगा, अपने x ml तोड़ोगे तो कितनी हाइड्रोजन बनेगी? 3x/2। यानी कहने का मतलब यह हुआ, ये वो हाइड्रोजन बन रही है, ये वो हाइड्रोजन है जो फॉर्म्ड आफ्टर डीकॉम्पोजिशन, और ये वो हाइड्रोजन है जो पहले से थी, ये वो हाइड्रोजन है जो प्रेजेंट इनिशियली, ये पहले से थी। तो क्या अब आप ये बता सकते हैं डिकम्पोजिशन के बाद जो टोटल हाइड्रोजन है वो कितनी है? टोटल हाइड्रोजन इन द कंटेनर ट्यूब, टोटल हाइड्रोजन इन द ट्यूब, जल्दी से बताओ कितनी हुई? एक तो पहले से थी 50 - x, और एक आपने और बना ली 3x/2। ये आपकी टोटल है जो इस ट्यूब के अंदर। क्लियर है? अच्छा, अब भूल जाते हैं। अब आप ये बताइए, अब मैं इसके अंदर O2 डालूंगा तो क्या होगा? जब आप इसके अंदर O2 डालेंगे तो हाइड्रोजन O2 से रिएक्ट करेगी, कितना क्या बनाएगी? H2O बनाएगी। क्या ये बैलेंस इक्वेशन ये नहीं कहती कि अगर O2 का आधा ml खर्च हुआ तो हाइड्रोजन का 1 ml रहना चाहिए? हाँ सर, यही कहती है। यानी अगर ऑक्सीजन का आधा ml खर्च होगा तो हाइड्रोजन का 1 ml खर्च होगा। तुम्हारे हिसाब से O2 का कितना खर्च हुआ था जरा बताओ? सर 40 ml आपने डाला था, कुछ कंज्यूम हो गया, कंज्यूम होने के बाद 6 ml O2 बच गया, तो कंज्यूम कितना हुआ? सर कंज्यूम 34 ml हुआ। क्या ये बात सबके समझ में आ रही है? यानी इक्वेशन ये कहती है कि अगर O2 का आधा ml खर्च होगा तो हाइड्रोजन का 1 ml खर्च होगा, अगर O2 के 34 खर्च हुए तो हाइड्रोजन के 68 ml खर्च हुए होंगे। बताओ, समझे? यानी 34 ml O2 को कंज्यूम करने के लिए, टू कंज्यूम 34 ml ऑफ O2, the requirement of H2 is 68 ml। बताओ, समझे? इसका मतलब यह हुआ डब्बे में हाइड्रोजन होनी कितनी चाहिए? जो 34 ml O2 को खा रही है, सर डब्बे में हाइड्रोजन 68 होनी चाहिए, वो तभी O2 के 34 ml को खाएगी। और तुम्हारे हिसाब से डब्बे में कितनी हाइड्रोजन है? सर हमारे हिसाब से तो डब्बे में इतनी हाइड्रोजन है। लो, तुम्हारा हिसाब और हमारा हिसाब कर देते हैं बराबर। सर ये देखिए सर, ये दोनों बराबर हो गए। सर हमारे हिसाब से डब्बे में इतनी है, तुम्हारे हिसाब से डब्बे में 68 है। आप इससे x की वैल्यू सॉल्व करिए। सर x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो 36 ml निकल के आएगी। यानी इस 50 ml के डब्बे में अमोनिया 36 ml है, 50 ml में 36 है, इट इज 72% अमोनिया। कंपोजिशन गैसियस मिक्सचर का निकाल लिया, जो कि इडियोमेट्री का पर्पस है। बताओ, समझे? शाबाश, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। करण दिमाग का दही नहीं, आप समझ बात को, दिमाग करण, आप समझ बात को, दिमाग होना चाहिए। दही वही तो तब बनती ना, आप पहले दिमाग लगाइए। इसमें दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कहीं कोई केमिस्ट्री नहीं है, और इससे कहीं ज्यादा मुश्किल सवाल तुम कर चुके हो। सिर्फ इतना अकल लगाना था जो बच्चों को मुश्किल लगता है। सर ये पायरोगैलॉल का आपने इंजेक्शन डाला, इससे क्या होगा? अब ये बात हमने याद कर रखी थी कि पायरोगैलॉल का इंजेक्शन O2 को खा लेता है। तो फिर अगर पायरोगैलॉल के डालने से 6 ml की गिरावट आई, यानी वॉल्यूम जो भी गैस का है अगर वो 6 ml कम हो गया, तो इसका मतलब पायरोगैलॉल ने 6 ml खा लिया। पायरोगैलॉल किसको खाता है? O2 को। इसका मतलब O2 6 ml थी, लेकिन डाली 40 थी, बाद में 6 ml बची, तो 34 ml कहां गई? सर वो H2 से रिएक्ट कर गई। इसका मतलब ये हुआ अगर H2 से रिएक्ट करती है 34 ml, तो H2 68 ml ना होगा। तुम्हारे हिसाब से H2 इतना है, उसके हिसाब से 68 है। दोनों को इक्वेट करो, x की वैल्यू आ जाएगी। और 50 ml में अगर x की वैल्यू 36 है, आप देख रहे हैं द टोटल इज 50, तो अगर x की वैल्यू 36 आ रही है तो परसेंटेज कितना आएगा? परसेंटेज ऑफ अमोनिया इट विल बी 36/50 इंटू 100, दैट इज 72%। यानी फाइनली जो अमोनिया की परसेंटेज इस मिक्सचर में आ रही है वो 72% आ रही है। जल्दी से बताओ। देखो ऑब्वियसली समझ में उनके आएगा जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो उल्टी सीधी चैट में लगे पड़े होंगे उनको क्या ही समझ में आ रहा है। हम तो देख भी नहीं पा रहे क्या चैट चल रही होगी। एक आदमी पीछे पड़ा है, सर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दो। मैं कह चुका हूं ए लिख के जाऊंगा आज, बस बात खत्म। समझ लो बात को, जल्दी से बताओ। सिर्फ एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी, जो कि इस इडियोमेट्री में हर बार आती, कि डाला आपने O2 40, अब बची कितनी और रिएक्ट कितनी कर गई ये कैसे पता चलेगा? या आपको पायरोगैलॉल ही बताएगा। आप समझ लीजिए, आप जैसे ही जस्ट सोचो अगर वो कहता है कि मैंने पायरोगैलॉल डाला और एकदम से वॉल्यूम सुकोड़ कर 10 ml गिर गया,
जैसे ही वॉल्यूम सिकुड़ गया 10 ml गिर गया। इसका मतलब युवा पायरोगोलाल ने 10 ml O2 खा ली। तो O2 कितनी है? 10 ml। आपने डाली 40 है, 10 ml है, तो गई कहां? यूज हो गई, खत्म हो गई। आपको जैसे आपको ये पता चला O2 का कंजम्पशन कितना हुआ, बैलेंस इक्वेशन आपके सामने है, आपको ये पता चल जाएगा बर्तन में हाइड्रोजन कितनी थी। हाइड्रोजन 68 थी, और तुम्हारे हिसाब से बर्तन में हाइड्रोजन कहां से आई? एक तो पहले वाली है 50 - x, और एक अमोनिया की बैलेंस इक्वेशन से जो टूट के तैयार हुई। तो ये और ये मिलकर हाइड्रोजन है, जो कि 34 ml O2 से रिएक्ट करती है। हाइड्रोजन पक्का 68 होगी। सर दोनों को जोड़कर 68 से इक्वेट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, खड़ाखट सॉल्व। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक सवाल और ले लेते हैं। 20 ml मिक्सचर ऑफ CO एंड C2H4। ये भी एक बार सवाल करके देखना तुम लोग, बहुत अच्छा सवाल लगता है। इसमें करना क्या है, एक बार दिमाग लगाते हैं जरा सा, थोड़ा सा ऐसे सोच रहे हैं, सिर्फ क्या क्या सोचना है। अब 20 ml मिक्सचर है C और C2H4 का, यानी ये दोनों मिलकर 20 ml। चलिए ठीक है, तो ऑब्वियस है एक आदमी का अगर VML है तो दूसरे का 20 - V होगा। चलिए देखेंगे इसका क्या इस्तेमाल करना है। बहरहाल अब वो ये कह रहा है कि वॉज एक्सप्लोडेड विद O2। क्या मतलब इस बात का बताइए? वॉज एक्सप्लोडेड विद O2, इसका क्या मतलब है? सर एक चीज क्लियर है, सर O2 के साथ आपने एक्सप्लोड किया, स्पार्क जनरेट किया, तो सर ये कंबशन चालू हो जाएगा, ये कंबशन चालू हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा CO है सर, ये भी रिएक्ट कर सकता है O2 के साथ, बिल्कुल कर सकता है, और CO2 बना सकता है। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हो गई। और जो हमारा हाइड्रोकार्बन है C2H4, दुनिया जानती है सर C2H4 भी रिएक्ट कर सकता है, CO2 और H2O बना सकता है, और ये आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी। आप चाहें तो इसको बैलेंस करें तो ये 4 दूनी 3O2, ये आ गया। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है सर, ठीक है। अच्छा, कितने ml O2 डाले? 50 ml, यानी ये टोटल 50 ml का कंजम्पशन है। द वॉल्यूम आफ्टर एक्सप्लोजन वाज 45 ml। एक्सप्लोजन के बाद जो वॉल्यूम है वो 45 ml। एक्सप्लोजन के बाद जो वॉल्यूम 40। अब तुम मुझे सोच के बताओ, एक्सप्लोजन के बाद, एक्सप्लोजन के बाद जो भी वॉल्यूम है वो किसकी वजह से? सोचो जरा, अकल लगाओ। आफ्टर एक्सप्लोजन इफ द वॉल्यूम इज 45 ml, व्हाट डज इट मीन? सर एक्सप्लोजन के बाद जो 45 ml है उसमें दो बातें हो सकती हैं। सर एक तो ये पानी है, H2O तो लिक्विड है सर, गैस के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पानी का क्या वॉल्यूम? छोड़िए सर, पानी से मतलब नहीं है। तो फिर एक्सप्लोजन के बाद कौन है? सोच के जवाब देना। सर एक्सप्लोजन के बाद CO2 है सर, और O2 भी हो सकती है क्योंकि वो बच सकती है, और उसने कहीं नहीं लिखा कि O2 हमने एक्सेस में डाली। O2 हमने उतनी डाली है जितना रिएक्शन हो रहा है। वो कह रहा भाई साहब मैंने 50 ml डाली, अब जितनी रिएक्शन होनी है हो जाएगी, जो बचनी होगी बच जाएगी, आप बाद में समझ लीजिएगा। यानी ये तो कंफर्म है। इस 45 ml में कौन कौन होना चाहिए? इस 45 ml में 2 आदमी होने चाहिए, यानी 45 ml में एक तो CO2 जो बनी और एक O2 जो बची। जो O2 बच गई वो हो सकती है, और जो CO2 है वो हो सकती है। शाबाश, अकल लगाना यार सब लोग। देखो, जो लोग समझना चाह रहे हैं वो समझ सकते हैं, जिनके लिए गैसियस स्टेट खत्म हो चुका है वो खत्म हो चुका है। मतलब जिनको ऐसा लगता है PV&RT हमें आना चाहिए, तो जो PV&RT सीख चुके, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा तुम लोग आए, तुमने बड़ा अच्छा सीखा। लेकिन मैं ये उन लोगों से बात कर रहा हूं जो इसको भी सीखना चाहते हैं, बिकॉज इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बच्चों को गंदा लगता है, और सिर्फ इसलिए गंदा लगता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी अकल लगानी पड़ती, सोच डाली जाती, और सोच बहुत क्लियर है। अगर आप बिल्कुल ओपन सोच के साथ बैठे, भाई ये कैसे आपने कह दिया कि सिर्फ CO2 होगी? सर O2 क्यों नहीं बची? हाँ बची, मैं कह रहा हूं बचनी चाहिए, बच भी सकती है और नहीं भी बच सकती है। तो मेरे हिसाब से 45 ml में CO2 तो बनेगी। पानी से मुझे मतलब नहीं है, O2 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, पता नहीं, लेकिन हो भी सकती है सर। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। 45 ml, अब वो कह रहा है जैसी NaOH डाला 50 ml O2 वॉज लेफ्ट। लो, इसने बिल्कुल क्लियर ही कर दिया। जैसे ही तुमने अब NaOH डाला, 50 ml जो है, 15 ml O2 बच गई। सर 45 ml थे, NaOH ने क्या किया होगा? सर NaOH ने CO2 को, तो 45 ml में से अगर 15 ml O2 है तो सर जो बची हुई 25 ml है, जो भी 30 ml है, वो CO2 ही तो रही होगी। बताओ मेरी बात समझे कि नहीं? क्या ये बात सबके समझ में आई? यानी जो भी आपने NaOH डाला, उस NaOH ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। यानी 45 ml जो आपके हैं, यानी ये जो 45 ml है उसमें ये दोनों है।
आपने जैसे ही NaOH डाला, उस NaOH ने CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, CO2 को एब्जॉर्ब करते ही और जो O2 बच गई वो 15 है। इसका मतलब ये हुआ CO2 कितनी थी? वो 30 थी। बताओ, समझे मेरी बात को? ये 15 ml है और जो CO2 है वो 30 ml है। तुम्हारे हिसाब से CO2 कितनी होनी चाहिए? मैं अभी बता देता हूं सर। ये बैलेंस इक्वेशन आपके सामने है। एक आदमी V है सर, अगर ये V है तो ये कितनी बनेगी सर? 2 से 2 बनते हैं तो V से V बनेंगे, यानी वो CO2 जो CO ने बनाई वो V है, प्लस वो CO2 जो मैं बना रहा हूं 1 से 2 बनते हैं तो 20 माइनस V से कितने बनेंगे? 2 गुना बनेंगे 20 माइनस V के। और ये टोटल कितने होने चाहिए? 30 के बराबर। जरा सॉल्व करते हैं। ये आ गया आपका V इज इक्वल टू 10 ml। इसका मतलब ये हुआ एक आदमी 10 है तो दूसरा भी 10 है सर, दोनों 10 हैं सर। बी ऑप्शन सही लगता है। एक बार जल्दी से चेक करो ये कौन सी ऑक्सीजन, और ये इसमें क्या नहीं मोल कॉन्सेप्ट लगा सर? ये तो मोल कॉन्सेप्ट है। जो CO2 बनी वो मैंने भी बनाई, वो तुमने भी बनाई। मैंने जो बनाई वो 1 ml से 1 ml, 2 ml से 2 ml, VML से VML। तो जो ये वाली CO2 है, ये वाली CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड ने बनाई, और जो ये वाली CO2 है, ये वाली CO2 आपको किसने? C2H4 ने बनाई। बात खत्म हो गई। तो दोनों CO2 मिलकर 30 से इक्वेट कर दी, V की वैल्यू 10 आ गई। दोनों लोग पता चल गए, एक 10 हम भी 10, बात खत्म। क्लियर? क्या ये बात सबके समझ में आ गई? आसान था, लेकिन फिर वही ना, समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्योंकि याद नहीं रख रहा है। मैं बता सकता हूं, मैंने पहली बार ये सारे पॉइंट, जो खूबसूरत बात अभी मैंने वो 6 पॉइंट्स लिखे थे, ये पहली बार क्लास में किसी लिखे। मैं बोल तो देता था लेकिन मैं इनको लिखता नहीं था। तो कई बार बच्चे कहते थे सर ये क्या होता है सर, ये एक्सेस में डाल दिया, आपको कैसे पता चला सर? वो नाइट्रोजन पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि वो याद नहीं रखते थे। तो मैंने इस बार ये डिसाइड किया था कि मैं ये 6 के 6 पॉइंट लिख दूंगा और बच्चे से बोलूंगा रट डालो इनको, क्योंकि इसके अलावा और इडियोमेट्री में कुछ नहीं लगता। 2 बातों को छोड़ के, एक मोल कॉन्सेप्ट लगेगा, दूसरा अवोगाड्रोस लॉ लगेगा, तीसरी एक और बात, कुछ सॉल्यूशंस कुछ गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं जिनके नाम मुझे याद रखने हैं, बस। तो जो बच्चा समझदार है उसको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं फटाफट। अब ये एक नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, और मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि जेई के लेवल पर ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर इस पर सवाल शुरू बने हैं, 2-3 बार सवाल बना है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं इसके डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आज सच बायोमोलिकुलर कोलिजन जो हमारे सिलेबस में आते हैं, उनके कोलिजन्स के डेरिवेशंस हमसे लेना देना नहीं रखते। सिर्फ यहां पर 2 बातें हमें ध्यान रखनी है, एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में और एक मीन फ्री पाथ के बारे में। तो मैं जानबूझ के वो 2 बातें सिर्फ तुम्हें लिख के दिखा रहा हूं, 2-1 बातें उनमें डिस्कस कर लेते हैं, और बहुत सीधी सी कहानी है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये नया टॉपिक है, इस पर सवाल बन सकता है, मेंस लेवल पर भी बन सकता है, इसलिए सब लोग इसको ध्यान रखें। पहली बात क्या है कि जब भी कोलिजन होता है तो उसमें एक टर्म डिफाइन होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और एक टर्म डिफाइन होता है मीन फ्री पाथ। कोलिजन मुझे ऐसा लगता है कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये पुराने टर्म्स है सर, इसमें नया कुछ नहीं। फ्रीक्वेंसी, कितने कोलिजन कर रहे हो 1 सेकंड, यही तो होता है। तो इसका भी हुआ कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है द कोलिजन रेट, दैट इज नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग इन अ यूनिट टाइम इन अ यूनिट वॉल्यूम। यानी बहुत क्लियर हो गया कि अगर आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये कोलिजन रेट होगा जो पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर देखा जा रहा है। यानी किसी भी कंटेनर के अंदर 1 सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम जितने भी कोलिजन होंगे, दैट इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और उस कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मुझे ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, कहां से आया मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ इस फॉर्मूले को ध्यान रखूंगा। और ये फॉर्मूला ये कहता है कि पाई तो हमारा आदमी है, एन जो होगा वो हमारा, अगर देखें तो एन को बोला जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ मोलर वॉल्यूम, पर यूनिट मोलर वॉल्यूम जितने भी पार्टिकल्स एग्जिस्ट करेंगे दैट इज एन। और वो देख लो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.0 इंटू 10⁻23। पर यूनिट मोलर वॉल्यूम की बात करें, एसटीपी पर एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो आपने उस 22.4 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, तो 10 की पावर -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.0224 आ जाएगा। यानी ये कहना चाह रहे हैं जो एन की वैल्यू होगी वो ये होगी, जो यू एवरेज है वो मुझे पहले से पता है, सिग्मा मेरा जो होता है वो कोलिजन डायमीटर होता है, और जो बाकी सारी वैल्यूज मुझे पहले से पता है। यानी अगर मुझे कोलिजन फ्रीक्वेंसी कभी मैथमेटिकली कैलकुलेट करनी पड़े तो मुझे ये सारी वैल्यूज दी जाएंगी, मैं इन सारी वैल्यूज को सीधे पुट करके कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकता हूं। यू एवरेज इज एवरेज वेलोसिटी, वही वाली जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है। सिग्मा इज कोलिजन डायमीटर, जो कि वो मिनिमम डिस्टेंस है। कोलिजन डायमीटर का मतलब क्या है, वो मिनिमम डिस्टेंस जो 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते वक्त उनके
उनके न्यूक्लियस के बीच में होती है, उनके सेंटर्स के बीच में होती है। यानी जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे होंगे तो इन दोनों के कोलिजन के टाइम पर दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस निकल के आएगी दैट इज कोलिजन डायमीटर। इसको आप सिग्मा से डिफाइन करते हैं। और वो जितना क्लोजली वो अप्रोच करेंगे, उनकी उस क्लोजेस्ट डिस्टेंस का जो सेंटर होगा, उन सेंटर्स के बीच की जो दूरी होगी, उसे आप कोलिजन डायमीटर का नाम देंगे। क्लियर है ये? यानी वो कहना ये चाह रहे हैं, और ये फॉर्मूला होगा जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी का होगा। इसी के साथ एक और टर्म आता है दैट इज मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है? मीन फ्री पाथ का मतलब ये हुआ एक पार्ट के लिए है, 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 बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये इससे कोलाइड करेगा, फिर ये इससे कोलाइड करेगा, फिर ये इससे कोलाइड करेगा, ये इससे कोलाइड करेगा, ये इससे कोलाइड करेगा। ये कहना ये चाह रहे हैं कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स में एक पार्टिकल कितनी एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। यानी एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड, द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज व्हाट इज मीन फ्री पाथ। यानी मीन फ्री पाथ का मतलब है दो सक्सेसिव कोलिजन। देखो ऐसा भी हो सकता है, मैंने इससे टक्कर मारी तो 1 मिनट लगा, मैंने इससे टक्कर मारी तो 2 मिनट लगा, मैंने उससे टक्कर मारी तो 3 मिनट लगा। ऑन एन एवरेज मेरे सक्सेसिव कोलिजन्स में कितना टाइम लगा वो एवरेज होगा, एंड दैट एवरेज इज दिस इज गिवन बाय मीन फ्री पाथ, जो कि हमें इस इक्वेशन से देखने को मिलता है। मैं सिर्फ इस इक्वेशन को ध्यान रखूंगा और इस इक्वेशन को देख के एकदम साफ समझ में आता है। इस इक्वेशन में फिर वही वाले टर्म्स आ रहे हैं। सिग्मा मेरा कोलिजन डायमीटर है, ऑब्वियस है कोलिजन डायमीटर जितना ज्यादा होगा मेरा मीन फ्री पाथ उतना कम होगा। क्यों? क्योंकि जितने मोटे मोटे लोग होंगे, अगर मैं उनके साथ टक्कर मार रहा हूं, या मैं खुद भी मोटा हूं उनके साथ टक्कर मार रहा हूं, तो बहुत जल्दी जल्दी वो कोलिजन्स होंगे और साथ ही साथ मेरा मीन फ्री पाथ उतना ही कम होगा। यानी जैसे ही मैं चलूंगा, सपोज ये छोटे लोग हैं, इन्हीं को बड़ा कर देते हैं, अब इन्हीं लोगों को एक बार बड़ा कर देते हैं, क्या होगा? ये देखिए बड़े हो गए। अब आप खुद सोचिए, इसका मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि अब ये चलते टक्कर मारेगा, चलते ही टक्कर मारेगा, चलते ही टक्कर मारेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा कोलिजन डायमीटर होगा, आपका मीन फ्री पाथ उतना ही छोटा देखने को मिलेगा। और सीधी सी बात है जो इंपॉर्टेंट है, ये जो मीन फ्री पाथ है हमारा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये हमारे टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली लिंक्ड विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। और बिल्कुल लॉजिकल है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो मीन फ्री पाथ बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तेजी से इधर उधर भागना शुरू करेंगे, ऐसे में मीन फ्री पाथ हमारा वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा है तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ा है तो मॉलिक्यूल पास में आने लगेंगे, अगर वो पास में आने लगेंगे तो कोलिजन फटाफट होने लगेंगे, जिसकी वजह से मीन फ्री पाथ हमारा वो कम हो जाए। यानी कहने का मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के साथ मीन फ्री पाथ का ये रिलेशन होगा। पहला, लार्जर साइज अगर है, तुम जल्दी से बताओ भाई, अगर लार्जर साइज है तो क्या कहते हो? अगर लार्जर साइज है हमारा तो मॉलिक्यूल्स का मीन फ्री पाथ ज्यादा या छोटा? लार्जर साइज है तो छोटा, टक्कर मारा फट से थोड़ा, यानी मोटे मोटे लोग होंगे, जल्दी जल्दी टक्कर पड़ेगी, कम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी फॉर सक्सेसिव कोलिजन्स। यानी लार्जर साइज के मॉलिक्यूल्स का मीन फ्री पाथ कम होगा। दूसरा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाने से बताओ मीन फ्री पाथ बढ़ेगा घटेगा? जल्दी से बताओ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ाने से आपका मीन फ्री पाथ फिर से छोटा हो जाएगा, क्योंकि फिर मॉलिक्यूल्स बढ़ गए तो कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे, जिसकी वजह से मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा। तीसरा, लार्जर द टेम्परेचर लार्जर द मीन फ्री पाथ। ये भी बिल्कुल ठीक है सर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा और प्रेशर बढ़ाएंगे तो मीन फ्री पाथ हमारा घट जाएगा। इतने पॉइंट्स होंगे जो हमें ध्यान रखने होंगे इन दो बातों के लिए, एक कोलिजन फ्रीक्वेंसी और एक मीन फ्री पाथ। मुझे ये दो चीजें ध्यान रखनी है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितने कोलिजन्स आप 1 सेकंड में कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसका फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। साथ ही साथ मीन फ्री पाथ के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए कि दो सक्सेसिव कोलिजन्स करते वक्त एवरेज कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। बात समझ में आई? अच्छा, ये तीनों पार्ट्स हमें ध्यान रखने हैं। जैसे मान लीजिए कोई सवाल हमसे पूछा जा रहा है, ये पूछा, इफ द मीन फ्री पाथ ऑफ द एटम इज डबल, लैम्डा को डबल कर देंगे। अभी हमारी बात हुई थी, जो लैम्डा निकल के आ रहा है वो किसके बराबर है? लैम्डा हमारा टी बाई पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर लैम्डा हमारा टी बाई पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप लैम्डा को मीन फ्री पाथ को डबल करना चाहते हैं तो क्या होगा? सर लैम्डा को अगर आप डबल करना चाहते हैं तो प्रेशर को आधा करना पड़ेगा, प्रेशर विल बी पी बाई 2। बात समझ रहे हो? यानी अगर मुझे सिर्फ ये इक्वेशंस पता हो और थोड़ा सा लॉजिक्स पता हो कि भाई इनकी डेफिनेशंस क्या है, तो आप अपने आप भी दिमाग लगा सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मीन फ्री पाथ बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल पास में आ जाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रैवल करते ही कोलिजन होने लगेंगे, यानी मीन फ्री पाथ कम हो जाए। क्लियर है? इसी तरह से मान लीजिए कुछ ऐसे ले लेते हैं, मीन फ्री पाथ ऑफ लार्जेस्ट फॉर गैस। बताओ जल्दी, किस गैस के लिए लार्जेस्ट आएगा?
किस गैस के लिए मीन फ्री पाथ यानी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी सक्सेसिव कोलिजन में? अरे सर जितना छोटा आदमी लेंगे उतना बढ़िया है सर, छोटा आदमी हाइड्रोजन है, सोचने की जरूरत ही नहीं है सर। मीन फ्री पाथ सबसे छोटा किस में निकल के आएगा? हाइड्रोजन। यानी मोटे लोग लोगे तो ऐसे में सर चले नहीं कि टक्कर पड़ जाएगी, फिर चले नहीं कि टक्कर पड़ जाएगी, तो आप सक्सेसिव कोलिजन फटाफट करने लगेंगे, कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। लेकिन अगर छोटा मॉलिक्यूल है तो ऐसे में मीन फ्री पाथ आपका वो बड़ा हो जाए। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये भी एक टॉपिक है जिसको एक बार रिवाइज कर लिया जाए। मेरे हिसाब से इतने सारे टॉपिक्स जो हम कर रहे हैं, इन टॉपिक्स पर अगर सही से महारत हासिल कर ली जाए तो मेंस या एडवांस लेवल पर आने वाले सवाल आसानी से किए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सही से ये सारी स्लाइड्स को एक बार देखना पड़ेगा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, लेकिन क्योंकि बात हुई थी हमारी तो हम एक चीज तो जरूर लिखेंगे, एंड दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज थोड़ा सा वक्त जो बर्बाद हुआ, उस वक्त की वजह से हम आज एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो अगली क्लास से एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। लेकिन ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बिल्कुल चैप्टर के एंड वाले टॉपिक्स होते हैं, इडियोमेट्री, अब कांस्टेंट्स के कैलकुलेशंस हमने कैसे डिराइव किए, उन क्रिटिकल कांस्टेंट्स का क्या एप्लीकेशन है, और साथ ही साथ कुछ कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो सब लोग इनको सही से एक बार रिवाइज कर लें, सही से पढ़ लें, और अगली क्लास में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर है? तो इतना ही करते हैं भाई, ये तो हमें लिखना ही था, मतलब सर अब तो एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हमें लिखना, तो इसका लगे हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो चुका है। बात समझ लो, बिल्कुल कोई बदतमीजी, कोई ये नहीं कह सकता सर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट नहीं हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू हो चुका है। समझिए बात। तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं, और फिर जो 4 सवाल हैं जो होमवर्क के लिए तुम्हें दिए जा सकते हैं, इनको एज अ होमवर्क करेंगे। ये एक होमवर्क लिया जा सकता है, ये भी एक होमवर्क लिया जा सकता है, ये भी एक होमवर्क लिया जा सकता है, और ये थैंक यू लिया जा सकता है। तो ये सवाल हैं जिनकी हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। खूब कोशिश करो। थोड़ा सा आज क्लास की शुरुआत में डिस्टरबेंस थी, और उस डिस्टरबेंस की वजह से कुछ ऐसे नालायक लोग आ गए थे जिन्होंने उल्टी सीधी बकवास शुरू कर दी थी। लेकिन ये कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे होंगे, तो सब लोग इसको सही से रिवाइज कर लें, सही से पढ़ लें। मुझे लगता है पूरा चैप्टर सब लोगों को समझ में आ गया। एक बार जल्दी से मुझे बता भी दो, क्या ये पूरा चैप्टर जो हम लोगों ने किया है, क्या तुम्हें लगता है कि एक अच्छे लेवल पर डिस्कशन हुई है, एक डिटेल्ड डिस्कशन हुई है, और तुम इस पर आने वाले सवाल कर सकते हो अगर सही से रिवाइज कर लिया जाए? जल्दी से मुझे चैट पे लिख के बता दो फटाफट एकदम, कि क्या तुम्हें लगता है कि एक लेवल पर, एक अच्छे लेवल पर सारे डिस्कशंस हुए हैं, और एक बार अगर इनको रिवाइज कर लिया जाए तो किसी भी लेवल के सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है? ये बिल्कुल सही। हाँ, सही। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।